3-4 कौन सी गाड़ियां थी जिसके ऊपर वीडियोस बनाए थे? सबसे पहली जो स्टूडियो वीडियो थी ये हैरियर के ऊपर थी, और एक टाटा H2X जो टाटा पंच के नाम से अब जानी जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। जो मेरी पहली रिव्यू की गई गाड़ी थी ड्राइव करके प्रॉपर, वो मेरी महिंद्रा TUV 300 थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे शिफ्ट हो रही है? सो विल इट एक्चुअली डाई? कौन से ऐसे कार कंपनीज हैं एक जो मार्केट में ना वो अपनी ब्रांड विजिबिलिटी लेकर आते हैं, वो अभी राइटफुली नहीं लेकर आ रहे हैं? तो मैं आपका नाम लेना चाहूँगा और साथ में आज अगर किसी ने शुरू करना हो ऑटोमोबाइल लाइन में, व्हाट शुड बी द चैनल टॉपिक ऑल अबाउट? तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हैं। कभी भी कंटेंट की कमी नहीं रहती। तो अगर आज वाले ऋषभ ने 8 इयर्स पहले वाले ऋषभ को कुछ एडवाइस देनी है तो क्या देगा? इज इट गुड कि एक कंटेंट क्रिएटर 2 डिफरेंट टाइप के चैनल्स चला रहा है? ट्राई जरूर करो। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस इन ऑटोमोबाइल रिव्यू इंडस्ट्री? मेरा मानना है परफेक्ट बैलेंस, कि ठीक है। आपकी एक रीच भी अच्छी हो लेकिन ब्रांड्स में वैल्यू भी अच्छी हो। ये सब्सक्राइबर्स ना ऑर्गेनिक नहीं पेड भी होते हैं। ऋषभ अरोड़ा को लोग क्यों देखते हैं? एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, दूसरा मुझे लगता है कि मैं कवरेज जब किसी प्रोडक्ट की करता हूँ तो वो सबसे ज़्यादा मैं ही करता हूँ। पेमेंट मिलने की वजह से कुछ गलत रिव्यूज भी दिए हैं। ब्रांड टू ब्रांड आज की डेट में इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी के साथ में कैसा बिहेवियर किया जा रहा है? आप तो बेस्ट हो, आप तो बेस्ट हो, आप तो बेस्ट हो, कहने को सब है, स्पेशली जब वो काम निकलवाना है। वेलकम फ्रेंड्स टू मोटर्स नो लिमिट, एक और एपिसोड जिसमें हम एक सीरीज़ बनाने की कोशिश में हैं, जिसमें हम ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स को बुला रहे हैं। पिछली सीरीज़ आप एक देख चुके हैं और हमने इस बार पकड़ा है एक और इन्फ्लुएंसर को जिनको एक्चुअली यंगस्टर्स ज़्यादा पसंद करते हैं जितना मैं समझ पाया हूँ। आज हमारे साथ बैठे हैं ऋषभ अरोड़ा, द कार गाइड। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे स्टार्टिंग में सर, क्योंकि हमने तो सिर्फ नेट से देखा है आपके बारे में जी। बट आपकी क्या रहा है जर्नी में, आपका कैसे प्रोसेस रहा, हाउ डज इट वर्क दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री? सर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री में। मुझे लगता है ये एक क्वेश्चन में कवर तो नहीं हो पाएंगी, बट हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। एंड रही बात आपके पहले की कि अपने बारे में कुछ बताइए, बिल्कुल। तो उसमें तो सर मैं यही कहूँगा कि एक शुरू से एक ड्रीम देखने वाला लड़का कह लो, कि जिसको होता था कि गाड़ियों का शौक है। और जब पता लगा थोड़ा सा और बड़े होके कि यार इसमें पैसे भी कमाए जा सकते हैं, इसे एज अ प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ आई। तो उसने अपना सपना एक तरीके से पूरा किया कि आराम से इंजॉय भी करता है, ठीक है, जो पसंद है उसी के ऊपर काम भी करता है, तो ज़्यादा मन भी लगा रहता है। और वही अपनी ड्रीम, आई एम जस्ट लिविंग माई ड्रीम राइट नाउ। आपका बैकग्राउंड कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि होता क्या है कि कंटेंट जर्नी और कंटेंट जनरेशन पेरेंट्स को समझ में नहीं आता है। सो इफ समबडी गोज इनटू दैट, तो पहले तो हर्डल्स आते हैं कि ये कौन सी लाइन में जा रहा है जी। वरना तो हमारे लिए नॉर्मली होता था डॉक्टर बन जाओ, MBA कर लो, इंजीनियर बन जाओ, MCA और BCA बन जाओ। बिल्कुल। बट जब यहाँ पे गए तो व्हाट वर द हर्डल्स और इस लाइन में घुसे कैसे? बिल्कुल सर। सर देखो, हर्डल्स की बात जहाँ तक आती है, मुझे लगता है कि फैमिली ने तो फुल सपोर्ट किया। ओह रियली? बिल्कुल। उनको स्टार्टिंग में था कि समझ नहीं आ रहा था, हाँ। लेकिन एक ट्रस्ट करने की बात होती है, लगा कि चल ठीक है, करके देखते हैं, तो इसको फेल होगा तो खुद होगा, पास होगा तो खुद होगा। अगर अभी रोक दिया तो इसके मन में रहेगा कि मुझे रोक दिया गया था, और हमें लगता है कि क्या पता उन्हें भी मतलब प्रूव रॉन्ग करके, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज़ थोड़े और बड़े होके समझ आई कि पेरेंट्स चाहे डांटे या जैसे मर्जी हो, कईयों के बहुत स्ट्रिक्ट होते कुछ हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन हमेशा प्योर होती है। वो चाहते तो आपका भला ही है ना। अगर वो कह भी रहे हैं कि पढ़ लो, डॉक्टर बन जाओ, तो उनका मोटिव, उनको जितना पता है उस हिसाब से वो बता देते हैं। सो उन्होंने सब पूरा सपोर्ट किया, और इस में उन्होंने कहा कि चल जो तेरा मन है तो उसे अकॉर्डिंगली कर। पास हुआ, फेल हुआ, लेकिन जो होगा खुद होगा। तो अब कितने सालों की जर्नी हो चुकी है आपकी? सर काम शुरू किए अप्रॉक्सीमेटली 8 इयर्स हो गए हैं। ओह वाओ। तो जिसमें ऑटो कैटेगरी में प्रॉपर शुरू करने की बात है तो 6 इयर्स हुए हैं। अच्छा। क्योंकि स्टार्ट मैंने एक्चुअली ऑटो से नहीं किया था। अच्छा, फिर? हाँ, स्टार्ट मेरा हुआ था टेक से, कि मेरा ज़्यादा मन था कि थोड़ा यार ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। प्लस ये था कि ऑटोमोबाइल में मुझे एक शौक तो था कि करना है, बट ये था कि यार उस पर डिपेंडेंसी, क्योंकि गाड़ियाँ लेके आना, कहीं से शूट करना, शोरूम से करना, तो एक वो डर था स्टार्टिंग में, और एक झिझक थी छोटी सी
कि भाई कैसे आप शोरूम्स को अप्रोच करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो एक डिपेंडेंसी जिसको कहते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल थी। बिल्कुल। टेक में थोड़ा आसान था कि कि क्या खुद ही घर पे लाना है, घर पे दिखाना ज़्यादा है। से ज़्यादा क्या होगा, 1000-1500 की आइटम होगी, 2000 की आइटम होगी, आपने समझ ऑर्डर गए। कर भी ली, नहीं भी करी तो यूजुअली अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी परचेज करते रहो, तो उससे शुरू कर सकते हो। फिर धीरे धीरे टेक न्यूज़ में थोड़ा आया, फिर एक लंबी ब्रेक ले ली, सिस्टर की मैरिज थी तो उसमें मैं पूरा लग गया, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मैं छोटा था, इतना समझ तो नहीं गए। था कि घर चलाना है या कुछ है, तो काम थोड़ा सा पॉज दे के, कज़न सिस्टर की दिल्ली में थे तो ज़्यादा टाइम तो मेरा उधर निकल गया। फिर दोबारा कैटेगरी में आए तो एक बार वही था कि सैटरडे को बेसिकली न्यूज़ नहीं आती कोई, सैटरडे संडे को। तो उस टाइम पे हमने एक नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे थे, तो टाटा हैरियर का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी कॉन्सेप्ट वेरिएंट दिखाया गया था। बिल्कुल। तो तब मैंने एक बार ऐसी शौक शौक में गाड़ी की वीडियो बना दी, टेक वाले चैनल पे ही। अच्छा, शोरूम पे ही? नहीं, शोरूम पे जाके? शोरूम लॉन्च तो हुई नहीं थी गाड़ी, ओके। स्टूडियो वीडियो। तो कार कैसे मिली? कार मिली नहीं ना, उसकी फोटोज वीडियोस यूज करी, ओह ओके। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, अपने स्टाइल में जो भी था टेक रिलेटेड चीजें बता दी, क्योंकि गाड़ियों में देखो टेक तो शुरू से ही आ रहा है, बिल्कुल। धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो टेक रिलेटेड चीजें उसमें ज्यादा बता दी। वो बाय चांस ट्रेंडिंग टॉपिक ऑडियंस को पसंद आ गया, जितने एक महीने में टेक पे व्यूज आए थे उतना एक वीडियो गाड़ियों पे आ गए। एक ओके। तो फिर थोड़ा 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 चल यार, एक आधी वीडियो गाड़ी की डालनी शुरू कर देते हैं उसी चैनल पे। ठीक तो है। ऐसे करते करते फिर गाड़ियों पे कब शिफ्ट हुआ, टेक कब बंद हुआ, पता ही नहीं लगा। अच्छा, जी तो ऑब्वियसली जो मैंने और भी पॉडकास्ट किए हैं, जी गाड़ी स्टार्टिंग में ब्रांड तो देता नहीं है बिल्कुल आपको, बिल्कुल। और शोरूम वाले भी इतना इजीली नहीं मानते जब तक जान पहचान ना हो। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग की 3-4 कौन सी गाड़ियां थी जिसके ऊपर वीडियोस बनाए थे? सर सबसे पहली जो स्टूडियो वीडियो थी वो तो मैंने बताया कि हैरियर के ऊपर थी, और एक टाटा H2X जो टाटा पंच के नाम से अब जानी जाती बिल्कुल है, बिल्कुल। उनके ऊपर मैंने ज़्यादा बनाई थी स्टूडियो में। और जब रही बात गाड़ी मिलने के बाद, जैसे कि शोरूम और ब्रांड से तो मिलने से रही, तो गाड़ी मैंने का परचेज करने का प्लान किया तो हमने XUV परचेज कर ली। अच्छा। पहली वीडियो मेरी उसी पे थी। ओके, अपनी ही अपनी गाड़ी गाड़ी पे पे। थोड़ी सी कोई समर टिप्स बना दी, थोड़ी सी कोई उसकी एसेसरीज के ऊपर बना दी। समर ट्रिप्स पे तो उस टाइम पे जो मेरे साथ मतलब पर्सन जुड़ा हुआ था, मयूर नाम था उसका, एंड वो अब तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह शिफ्ट हो गया पढ़ाई कर रहा है, बट 2-3 साल मेरे साथ रहा, वो बहुत अच्छा काम किया उसने, शुरू मतलब उसी के साथ किया था मैंने। ओके। तो उसने भी मतलब वीडियोस में पूरा हेल्प किया। और उसके बाद जो पहली कोई और मतलब जो मेरी गाड़ी नहीं थी, वो भी महिंद्रा की TUV 300 थी, क्योंकि मैंने XUV परचेज करी थी तो शोरूम से जान पहचान हो गई, ओह तो हाँ, वो इसलिए तो वो फिर कनेक्ट वो बन गया। कनेक्ट, पहला कनेक्ट वही बना। तो मैंने महिंद्रा की TUV जो मेरी पहली रिव्यू की गई गाड़ी थी ड्राइव करके प्रॉपर, वो मेरी महिंद्रा TUV 300 थी, और चली भी वो बहुत ही अच्छी गाड़ी चली थी, बढ़िया। ओके। सो अभी ना आपने 2-3 चीज़ें बोली हैं जो एक बेसिक प्रॉब्लम होती है। जी एक स्टार्टिंग में हिच होती है। आज बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं लोग बिल्कुल। मार्केट में, बट वो पहली हिच होती है कि कैमरा कैसे फेस करें, कैमरे पे बोलना क्या है फर्स्ट। सेकंड क्या होता है कि व्हीकल कैसे मिले उनके पास में। जी और आज की डेट में ना क्राउडेड इतनी हो चुकी है मार्केट कि कोई टेक्निकल रिव्यू कर रहा है, कोई चला के इधर से जयपुर ले गया या बॉम्बे टू अदर प्लेसेस ले गया है। आज अगर किसी ने शुरू करना हो ऑटोमोबाइल लाइन में, जी मैं इन जनरल ले रहा हूँ, मैं कार नहीं ले रहा हूँ, बाइक्स भी हैं, व्हाट शुड बी द चैनल टॉपिक ऑल अबाउट? ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें ना इसके आंसर्स अलग अलग हैं। उसका रीज़न ये है कि हर किसी की ना अप्रोच डिफरेंट होती है। अब जैसे आपने बताया कि कोई अपनी ही गाड़ी लेके पूरी दुनिया घूम रहा है तो वो भी ऑटोमोबाइल क्रिएटर है, बिल्कुल। कोई रिव्यू कर रहा है तो वो भी ऑटोमोबाइल क्रिएटर है, किसी को सिर्फ बाइक करनी है, किसी को सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स करनी है, ऐसे भी अब हो गए हैं क्योंकि वैरायटी इतनी बढ़ बिल्कुल गई है। बिल्कुल। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप बनना क्या चाहते हो। देखो इंडस्ट्री में 2-3 मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे गगन चौधरी, सब जानते हैं उनको। बिल्कुल। वो एक इंडिविजुअल क्रिएटर होके अभी तक इस टाइम के इंडिया के टॉप पे चल रहे हैं वो। अब उनका क्या है, उनकी अप्रोच ही है, भाई मैं सिंगल 2-3 जने रखूंगा स्टाफ में, काम करता रहूंगा, मेरे को प्रेशर ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना मिल रहा है बढ़िया मिल रहा है, घूमते फिरते रहो, इंडिपेंडेंट रहो। वैसी अप्रोच लेना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल कैटेगरी में आ जाते हो, जिसमें आप उस तरीके का कंटेंट बना सकते हो जिससे आप शुरू ऑफ कोर्स स्टूडियो वीडियो से करो। स्टूडियो वीडियो से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी रीच अच्छी मिल जाती है, आपको ऑडियंस और ब्रांड दोनों की निगाह में आ जाते हो कि कुछ ये टॉपिक कर रहे हो, और कभी भी कंटेंट की कमी नहीं रहती। ओके। क्योंकि आज भी चाहे सैटरडे संडे है तब भी आपको टॉपिक मिलेंगे, नेट से ही उठाना है, नेट उसी से से टॉपिक उठाने हैं, रिसर्च करने हैं, बस अपना ओपिनियन देना जरूरी है। ठीक है। ब्रोशर मत पढ़े, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वो गलती करी है। ओके हाँ, तो दैट्स व्हाट मैंने अपना टाइम वहाँ बहुत वेस्ट किया, मैं बस ब्रोशर
लिखा लिखाया पढ़ के बता देता था, ओपिनियन नहीं दे पाता था उस टाइम पे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी नहीं था गाड़ियाँ चलाने का उतना ज़्यादा। सिर्फ एक ये एक्सपीरियंस हो रहा था कि इस गाड़ी में ये, इस गाड़ी में ये है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज को मैं बस बता रहा था। ठीक है। हाँ, और अब आपके क्वेश्चन पे वापस अगर आए तो दूसरे क्रिएटर हो जाते हैं जो कंपनी शुरू करना चाहते हैं, प्रॉपर मीडिया हाउस रखना चाहते हैं। उसमें छोटे नाम भी बहुत हैं, बट मैं जिनको देखता हूँ वो मोटर ऑक्टेन रचित भैया को देखता हूँ कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं इन द सेंस कि उन्होंने प्रॉपर स्टाफ रखा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम चल रहे हैं। और गगन भैया और रचित भैया में यही फर्क है, दोनों अल्टीमेट क्रिएटर्स हैं, लेकिन गगन भैया ने आज काम करना छोड़ दिया तो जो उन्होंने सेव किया है उसको वो यूज करेंगे, और छोटा मोटा कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो करेंगे। लेकिन रचित भैया ने अगर आज काम छोड़ा तो उनका स्टाफ उसे कंटिन्यू तो कर सकता है, वो किसी और को हायर कर लेंगे। ऑब्वियसली वो ग्रोथ नहीं रहेगी, वो चैनल में बातें नहीं, बट एटलीस्ट वो कंटिन्यू तो कर सकते हैं ना। सो ये आप डिपेंड करता है कि कौन सा क्रिएटर किस तरीके का काम करना चाहता है, कौन सी कैटेगरी ऑफ ऑटोमोबाइल में आना चाहता है, उस अकॉर्डिंगली अपना चैनल शुरू कर सकता है। बट आई अगेन से कि स्टूडियो वीडियो शुरुआत हर तरह के चैनल के लिए वही बेस्ट है। सो विद दिस थिंग आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स। आज ऋषभ को ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो चुके हैं एज यू मेंशन। तो अगर आज वाले ऋषभ ने 8 ईयर्स पहले वाले ऋषभ को कुछ एडवाइस देनी हो तो क्या देगा? आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूट्यूब में चाहे आप ऑटोमोबाइल में हो या किसी में भी हो, जब आप अपना कोई काम कर रहे हो, स्पेशली वो जब थोड़ा सा हटके है, तो और वो डिपेंडेंसी क्योंकि हमारे ऊपर ही है, तो उसके ऊपर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि लगे रहो। ठीक है। थोड़ा चेंज करते रहो बट लगे रहो। अडेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है ट्रेंड के हिसाब से। और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को जो एक ये मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि अगर थोड़ी दुनिया अडेप्ट इधर उधर हो रही है तो फटाफट हो जा, वेट मत कर। गॉट इट। जैसे बहुत लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट वीडियो बहुत जल्दी एक ट्रांजिशन आया, ठीक है। स्पेशली कोविड वाले टाइम में, टिकटॉक से इंस्टाग्राम रील्स को हुआ, इंस्टाग्राम रील से यूट्यूब शॉर्ट्स हुआ। तो मुझे अपनी जो एक मिस्टेक लगती है वो ये है कि मैंने इस ट्रेंड को थोड़ा लेट फॉलो करना शुरू किया। तो अगर मैं थोड़ा टाइमली कर लेता तो आज ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। समझ गए जी। और अगर आज एक नया चैनल शुरू करना है विच इज़ अ नॉन ऑटोमोबाइल रिलेटेड, ओके, ठीक है ना, बिल्कुल अलग साइड पे जा रहे हैं जी, तो व्हाट विल बी दैट चैनल एंड व्हाई? मे बी मैं टेक पे वापस चला जाऊं, क्योंकि मेरा अभी भी एक अच्छा, वो दिल का सेफ छोटा जोन, सा सेफ कोना जोन है। वहाँ है, नॉलेज है, इंटरेस्ट है सबसे इम्पोर्टेंटली। अच्छा। आज की डेट में भी मुझे लगता है कि मैं ऑटोमोबाइल की दूसरे क्रिएटर्स की वीडियोस उतनी नहीं देखता जितनी टेक पे देख लेता हूँ। और सिर्फ क्रिएटर की बात नहीं है, ओवरऑल इंटरेस्ट, चाहे वो कैमरा रिलेटेड हो, चाहे वो फ़ोन रिलेटेड हो, लैपटॉप्स, मतलब प्ले स्टेशन है, टीवीज़ हैं, टेक के रिलेटेड मेरे को चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, अगर उसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आई है मैं देखूंगा। ठीक है। टेक्नोलॉजी मेरा ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट है, स्पेसिफिकली इंजन, ट्रांसमिशन, जो कार्स के बेस्ड चीज़ होती हैं वो मेरे लिए सेकंड आ जाती है इस मामले में। फिर सो अब मेरा एक बहुत सारे क्वेश्चंस है क्योंकि मैं खुद भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, स्टार्ट किया हुआ है। इज इट गुड कि एक कंटेंट क्रिएटर 2 डिफरेंट टाइप के चैनल्स चला रहा है, या उससे कोई ऑडियंस डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूट होती है उसमें? कि जैसे यू सेड यू आर ऑलरेडी इनटू कार्स, आज अगर टेक वाला भी शुरू करते हो जिसमें इंटरेस्ट भी है, नॉलेज भी है एंड सॉफ्ट कॉर्नर भी है, वो क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? उससे कहाँ पे हर्डल आ रहा है? टाइम नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है? पहले आपका क्वेश्चन कि 2 करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मुझे ये लगता है कि आपका इंटरेस्ट जब तक आ रहा है 2 में तो आप करो, ट्राई जरूर करो। ठीक है। वो नहीं चलेगा फिर आप उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना कि यार मेरा वर्थ हो रहा है टाइम उस पर लगाना है या नहीं हो रहा। अब दूसरा क्वेश्चन कि भाई मैं क्यों नहीं कर रहा या टेक पे आपका क्यों नहीं आ रहा, मेरा मेन टाइम की वजह से ही है। बिकॉज अब क्या है कि जो स्टाफ है, यहाँ ब्रांड है, इवेंट्स है, उनकी कमिटमेंट होती है हमारे पास। समझ गए। अब मेरे को पता है कि मेरे पास अब पूरे इस नवंबर मंथ का कैलेंडर तैयार है। ओह, ठीक है कि इस डेट ये है, इस डेट ये है, इस डेट ये है, कुछ इवेंट्स हैं, बीच में एक आधा बफर रखा बट मुझे पता है वो भी भर जाएगा। ठीक है। तो उस वजह से ही नहीं हो पाता टेक के ऊपर काम, नहीं तो मेरा मन बहुत बार करता है कि मैं करूं। और बीच में मैंने थोड़ी देर के लिए किया भी था। अच्छा। एक और चैनल बनाया जिसपे थोड़ा सा टेक के साथ, मतलब ऑटो के साथ था, टेक वाला भी किया, उसका नाम रखा था अनबॉक्स टू गिव अवे। ओके। तो उसमें क्या था कि हम प्रोडक्ट जो अपने लिए भी मंगा रहे थे उसको अनबॉक्स करते थे और 2 मंगा लेते थे, एक रखते थे, एक गिव अवे कर देते थे। समझ गए। तो उसमें अनबॉक्सिंग भी हो जाती थी, गिव अवे भी हो जाता था, मन भी लगा रहता था। और टचवुड तब उस टाइम पे एफिलिएट बहुत सॉलिड चल रहा था। ओके। तो अमेजोन वगैरह से बढ़िया वो रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो रहा था। बट अगेन ऑटो में एक कमिटमेंट थी, ऑटो कैटेगरी थोड़ी और ज़्यादा जा रही थी ऊपर, तो फिर उधर फोकस करते करते लगा कि यार 2 कश्तियों पे पैर नहीं रखे तो अच्छा है, एक पे ही फोकस करते हैं अच्छे से। जब थोड़ा टाइम मिलेगा तो आज की डेट में भी मेरे पास 2 बिजनेस का और है मेरा मन साथ साथ करने का। ओके। तो मैं उस तरफ जाऊंगा। ओके, मतलब है, तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी है सर।
तो जितना मैं जानता हूँ, आपके दोस्तों से भी सुना है, आई थिंक यू गॉट रिसेंटली मैरिड। यस सर। मम्मी पापा को बोलना बहुत आसान होता है कि मैं जा रहा हूँ, हाँ। नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जी। वाइफ को क्या बोल के जाते हो? नहीं, क्योंकि वाइफ बहुत क्वेश्चंस करती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी शायद मेरा वो वाला स्टेज आया नहीं है अच्छा, क्वेश्चन वाला। हनीमून पीरियड चल रहा है। हनीमून पीरियड चल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होता कि करना है, क्योंकि अभी वो भी एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। अच्छा। क्योंकि कई बार कुछ ब्रांड्स क्या करते हैं, वो आपकी पूरी फैमिली को भी बुला लेते हैं इवेंट पे। ओह अच्छा। महिंद्रा ने रिसेंटली 2 बार इनफैक्ट किया है। तो उसमें वो करते हैं कि आप भी आओ, आप अपने कैमरामैन टीम को भी साथ लाओ और अपनी स्पाउस को भी साथ ले आओ। ओके। तो और दीक्षा जो मेरी वाइफ है, तो वो तो 2 बार महिंद्रा के इवेंट्स पे मेरे साथ जाके हम कॉन्सर्ट्स वगैरह एंजॉय करते हैं। जॉन अब्राहम मिल रहा है, फरहान अख्तर मिल रहा है, तो शी इज़ हैप्पी अबाउट इट। ठीक तो है। हालांकि एक फनी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो जान के अपनी वाइफ्स या अपने पार्टनर्स को नहीं लेके आए साथ में। वो इसलिए वो कहते हैं कि इन्हें पता लग जाएगा कि हम लोग मस्ती कितनी करते हैं। ओह गॉड, अच्छा ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, बिकॉज हमारे हमारे काम में ना है, मस्ती है, काम भी है। काम भी है। अब क्या है कि जैसे ये महिंद्रा वाला मैं आपको बता रहा हूँ, महिंद्रा वाले में क्या था, हमने रात को कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हैं 12 बजे तक फरहान अख्तर का, ठीक है, थार रॉक्स के लॉन्च की बात है। अगले दिन सुबह 6 बजे ड्राइव पे निकलना है। अच्छा। तो हमें वो भी शूट करना है। और इससे पहले भी हम किया कि इवेंट पे भी दीक्षा मेरे साथ गई थी, तो उसमें ऑफ कोर्स कैमरामैन भी साथ गया था। तो अब क्या था कि हमें होटल चेकआउट तो उस अकॉर्डिंगली करना है ना, क्योंकि अगले बैच ने भी आना है। बिल्कुल। तो शी हैड टू गो विद अस फॉर द शूट एज वेल। अच्छा। अब उसको आदत नहीं है कि 11 बजे 12 बजे दोपहर के 1 बजे आप एक खुले ग्राउंड में जहां धूप पड़ रही है वहां आप एक गाड़ी का शूट कर रहे हो। सो ये चीजें भी आती हैं, तो मिक्स चीजें हैं। बट यस, अभी तक मेरा वो स्टेज नहीं आया कि वाइफ क्वेश्चन करे कि कहाँ जा रहे हो, कैसे है, क्या नहीं। उसको बताया जाता है, उस अकॉर्डिंगली ना ही आए तो अच्छा है। ना ही आए तो अच्छा फॉर द है। सेम। ओके। जी देयर इज अ क्वेश्चन नाउ। प्लीज, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो डोंट मजा आ रहा, माइंड। मुझे मजा आ रहा। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस इन ऑटोमोबाइल रिव्यू इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल What's the रिव्यू, definition? ओके। Is it the followers, subscribers? Is it the engagement? Is it the brand collaborations? क्या चीज़ है जो आपको बोला जाए कि हाँ ये अब सक्सेसफुल हो चुका है? ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली लोग किसी से पूछते हैं ना, कहते हैं आपके लिए सक्सेस क्या है, हाँ। या ऑटोमोबाइल में बेस्ट क्या है। ये दो आपने मिक्स किया ना, काफी इंटरेस्टिंग है। इस पे भी मुझे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, क्या करूं मैं। इसमें भी ना अब वही बात आ जाती है कि मेरा मानना है परफेक्ट बैलेंस, कि ठीक है। आपकी एक रीच भी अच्छी हो लेकिन ब्रांड्स में वैल्यू भी अच्छी हो। बिकॉज मैं ऐसे बहुत क्रिएटर्स को जानता हूँ जिनके सब्सक्राइबर मिलियंस में हैं, लेकिन ब्रांड लिटरली पीठ पीछे गालियां देते हैं उनको। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं है। उन्होंने जो कंटेंट बनाया या जिस तरीके से उस प्रोडक्ट को शोकेस किया, कई बार क्या होता है कि सिर्फ व्यूज के लिए, अब एक प्रोडक्ट है उसको मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 साल लगते हैं बनने में। अच्छा। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्केचेस, डिजाइन, ये वो सब। और आप बताओ, एक इन्फ्लुएंसर आके उस ब्रांड के बारे में या उस गाड़ी के बारे में जानबूझकर नेगेटिव बोल दे, जबकि उसमें हो भी ना प्रोडक्ट में, सिर्फ व्यूज लाने के लिए, तो वो प्रोडक्ट तो उस ब्रांड का या उस जिसने भी वो डिजाइन किया है, जिसका भी 5 मिनट का भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा गाड़ी में, तो उसके लिए तो बच्चा है ना उसका। बिल्कुल है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सक्सेस नहीं है। अगर आपने बहुत फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर कर भी लिए, वो सक्सेस नहीं है कि अगर आपको कोई उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसी में रिस्पेक्ट ही नहीं है आपकी। सो जेन्युइन चीज बतानी चाहिए। जेन्युइन चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सब्सक्राइबर आधे हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेन्युइन चीज बताना जरूरी है, क्योंकि आप एटलीस्ट रात को चैन से सो तो सको कि भाई मैंने किसी के साथ कुछ अपने व्यूअर्स के लिए सिर्फ गलत तो नहीं बोला। पर ठीक है, चल रहे हैं वो लोग भी हैं। और सेम दूसरी साइड भी है कि जहां पर सब्सक्राइबर व्यूज बिल्कुल नहीं है बट ब्रांड में रिस्पेक्ट बहुत है। तो मुझे वो भी एक पॉइंट तक अच्छी लगती है, क्योंकि वो जो लोग ऐसे हैं उन्होंने बेसिकली ऑटोमोबाइल में यूट्यूब कह लो थोड़ा लेट शुरू किया। वो पहले मैगजीन्स में थे, न्यूज़पेपर्स का राइट करे। अब उसमें कोई फॉलोअर सब्सक्राइबर तो नहीं होते, बिल्कुल, लेकिन अपने एक्सपीरियंस आपका वो जिसको मतलब कहते हैं ना कि वो कमाया है, आपने इज्जत कमाई है इंडस्ट्री में, रिस्पेक्ट है, वो लेजेंड्स हैं वो लोग। सो कैटेगरी 2 वाले को एक दो नाम बताना चाहेंगे? मैं फर्स्ट वाले नहीं पूछूंगा क्योंकि आप बताओगे भी नहीं। मैं दूसरे भी नहीं कहूंगा कि मैंने बोल दिया ना कि उनके सब्सक्राइबर फॉलोअर कम है, तो शायद इसलिए एक रिस्पेक्ट नहीं, मैं कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, नॉट इन सब्सक्राइबर्स। बिल्कुल कंटेंट की उनका कंटेंट एक्चुअली रिच होता है, वो बीन फ्रॉम द मैगजीन इंडस्ट्री टू द डिजिटल इंडस्ट्री। सर पता नहीं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि नाम ना ही लूं तो ज्यादा सेफ रहूंगा, अच्छा नहीं लगता। सेफ रहते हैं, सेफ रहते हैं। मतलब मेरे को ये नहीं है कि
मैं कहीं फंस जाऊंगा, ऐसा कुछ है। बट मेरे को लगता है कि मैं ऑब्वियसली वो लेजेंड्स हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में ऐसी कोई अपना ओपिनियन दूं जो कि उनसी उम्र में आधा है, तो वो मुझे लग रहा है कि इतना सही नहीं होगा। नाम लेके तो बिल्कुल नहीं। ठीक है। जी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री और मैं रिव्यू में नहीं इन्फ्लुएंसर को एज अ ब्लैंकेट ले रहा हूँ, जी। इसमें ना एक मार्केट में नाम होता है, या एक अफवाह कहूँगा कि ये सब्सक्राइबर्स ना ऑर्गेनिक नहीं पेड भी होते हैं, बढ़वा लेते हैं, और फॉलोअर्स और कमेंटिंग भी मिल जाती है आज की डेट में। तो कितना सच है कितना झूठ है कि लोग आपकी इंडस्ट्री में भी वो करते हैं? सर 100% सच है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। अच्छा। बहुत कम, मतलब पूरे समंदर में एक बाल्टी जितने पानी देता, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे मतलब टचवुड थोड़ा इतनी नेटवर्किंग है मेरी कि सब चैनल के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होता है। वो मे बी 100% एक्यूरेट ना हो, बट ऐसी चीज़ के बारे में तो पता होता है। तो एक या दो ही मुझे नाम अभी ध्यान में आ रहे जिन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वाए थे। अच्छा। तो और उनको उनका नेगेटिव मिल भी गया, क्योंकि अच्छा। टेक्निकली वो बॉट्स होते हैं, एआई सिस्टम है तो सारा कुछ। नेगेटिव क्या मिलता है वो बताओ, मतलब वो नेगेटिव ये जानना मिलता है जरूरी ना, है। क्योंकि अब सिंपल सी चीज़ है, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक, आपके एवरेज व्यूज आ रहे हर वीडियो पे 50,000 सपोज। आपने फेक सब्सक्राइबर्स बढ़वा के उसे 2 लाख तो कर लिया, लेकिन आपके व्यूज 1 लाख तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है। तब आपके 2 लाख सब्सक्राइबर पे 50,000 व्यूज आ रहे हैं, तो यूट्यूब की एल्गोरिदम ये समझती है कि आपके सब्सक्राइबर होने के बावजूद आप कुछ ऐसा कंटेंट डाल रहे हो जो आज लोग नहीं देख रहे हैं, सब्सक्राइब तो पुराने हैं। तो धीरे धीरे यूट्यूब की रिकमेंडेशन कम हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब भी उस अकॉर्डिंगली ही रेकमेंड करता है नए लोगों को। अब जब वो नए लोगों को रेकमेंड नहीं कर रहा, तो जो 50,000 व्यूज आ रहे थे वो भी धीरे 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 कम होते रहेंगे। जाएंगे। और आज की डेट में आप अगर यूट्यूब फिर से थोड़ा सा फरोलेंगे तो आपको कई चैनल ऐसे दिख जाएंगे जिनके सब्सक्राइबर तो 2-2 3-3 4-4 लाख हैं, लेकिन व्यूज 4,000 5,000 6,000 ऐसे आ रहे हैं। गॉट इट। सो उनका मेजर रीजन ये है। और दूसरा रीजन ऐसे में तब होता है जब आप बिल्कुल ही यूट्यूब को सीरियसली ना लो, 2-3 सिर्फ महीने में एक नाम के वीडियो लिए डाल रखा दी, हुआ है हाँ कि है हाँ बस मेरे। चल रहा है, सो वो तो फिर होएगा ही। ऋषभ अरोड़ा को लोग क्यों देखते हैं? मुझे पर्सनली लगता है कमेंट्स वगैरह से कि मुझे 2 रीजन की वजह से देखा जाता है। एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन, कि मेरी कोशिश होती है कि यार अच्छे से स्माइल करके बात करो, कोई रिलेट किसी तरीके से मैं कर सकता हूँ किसी फैमिली के साथ, किसी गाड़ी के रिलेटेड में, तो वो मैं कर देता हूँ। तो एक वो रीज़न लगता है जो मैं अपने कमेंट से देता हूँ। दूसरा मुझे लगता है कि मैं कवरेज जब किसी प्रोडक्ट की करता हूँ तो वो सबसे ज़्यादा मैं ही करता हूँ। समझ गए। अगर मेरे को वो प्रोडक्ट पर्सनली पसंद आया है और मुझे लग रहा है कि लोगों को भी पसंद आएगा, तो मैं उसके वेरिएंट्स भी बनाऊंगा, मैं उसका कंपैरिजन भी बनाऊंगा, मैं उसका ड्राइव रिव्यू बनाऊंगा। तो अगर कोई गाड़ी है जिस पे मैंने ऐसा कंटेंट किया है, जो 10 में से 2 गाड़ियां होती हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो अगर कोई पर्सन वो गाड़ी परचेज करने का सोच रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर उसने सिर्फ मेरे चैनल पे वीडियोस देख ली तो उसे और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं उसको अच्छे से कवर डिटेल कर में दे देता हूँ, देता है। ठीक है। छोटी छोटी चीज़। जी सो कभी ऐसा भी हुआ है कि पेमेंट मिलने की वजह से कुछ गलत रिव्यूज भी दिए हैं? हुआ है, यस। अच्छा, हुआ है। यस, कुछ आई विल बी ऑनेस्ट। कुछ बताना चाहोगे? हाँ, आज से करीब 1 साल पहले, 10-11-12 महीने पहले, तो एक प्रोडक्ट का रिव्यू था। नाम तो नहीं लूँगा, ऐसे किसी ब्रांड के बारे में क्या ही बोलना। तो उन्होंने प्रोडक्ट भेजा, स्क्रिप्ट में पहले बना चुका था कि ऐसे ऐसे बोलूँगा, ये रहेगा। प्रोडक्ट भेजा, ठीक लगा मुझे पहले, बट जब मैंने उसे थोड़ा शूट कर लिया तब तक भी ठीक था, वीडियो एडिट हो गई। बाई चांस ही था कि वो वीडियो अभी पब्लिश नहीं हुई थी, वो ब्रांड के पास अप्रूवल के लिए गई हुई थी और कुछ फेस्टिव सीजन चल रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया। तो मैं लेकिन वो प्रोडक्ट फिर भी यूज़ कर रहा था। अच्छा। मैं धीरे धीरे रियलाइज यार जितना मैंने अच्छा बोल दिया उतना अच्छा है नहीं। है नहीं। अच्छा। ठीक है, तो मैंने वो चीज़ ब्रांड को भी बोल दी। मैंने कहा यार मेरे को थोड़ा हो रहा है, मैं थोड़ा चेंज कर दूं क्या? तो उन्होंने ना मेरे पे प्रेशर डाला कि नहीं ऐप नहीं चेंज हो सकता, ब्रांड है, ऐसे नहीं चेंज करोगे, यही स्क्रिप्ट रहेगी ऐसे वैसे। तो वीडियो अप्रूव कर दी, एंड आई विल बी ऑनेस्ट, वो वीडियो लाइव गई भी। लाइव गई थी? हाँ गई। पहले मेरा था नहीं जाएंगे, बट फिर बात थोड़ा सा पैसे हो गई भी थी कहीं ना कहीं, और एक कमिटमेंट भी थी कि यार अब बना चुके हैं, सारा कुछ कर दिया। तो यस, पैसों के लिए झूठ बोला गया है। ओके, I'll be दैट्स honest. I'm sorry, but that बट इट्स अ गुड पार्ट दैट एटलीस्ट यू आर एडमिटिंग, वरना लोग जो है कैमरे में तो बोल देते हैं यार नहीं। नहीं बट मोस्टली किया है तो होता है। किया है, क्या बोलूँ मैं। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली निकलवाने का आज मन है, तो मुझे ये बताओ कि ब्रांड टू ब्रांड आज की डेट में इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी के साथ में कैसा बिहेवियर किया जा रहा है? क्योंकि पहले मीडिया हाउसेज होते थे और अब ये इन्फ्लुएंसर्स नए आ गए हैं, तो वो तो जर्नलिज्म पढ़ के और उस इंडस्ट्री में घुसे हैं, दे आर लाइक
दे गॉट डीप रूट्स इनसाइड। अब यहाँ पे एक होता है जो कैमरा सामने रख देता है और एक वीडियो बना दी एंड ऑल ऑफ अ सडन वो इन्फ्लुएंसर बन गया। तो ब्रांड का इन दो कैटेगरी के लोगों के ऊपर में क्या इंप्रेशन है, क्या माइंडसेट है, क्या रिएक्शन होता है? ये ब्रांड टू ब्रांड बहुत मैटर करता है कि उनकी जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम है या जो उनकी मार्केटिंग टीम है उनमें किस एज ग्रुप के लोग हैं। अच्छा। अगर उसमें ज़्यादा बड़े लोग हैं, ओके। ठीक है, तो वो बड़ों को ज़्यादा फेवर करते भी हैं, क्योंकि जो पर्सनली मुझे लगता है बिल्कुल भी गलत नहीं है। कभी कभी पहले जब मैं थोड़ा 1 2 3 साल पहले के बाद मेरे को कभी गुस्सा आता भी था कि यार उनको प्रायोरिटी को दी जा रही है ऐसे वैसे, बट फिर धीरे धीरे रियलाइज होता है यार उनके पुरानी रिलेशन है, उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो अच्छे ठीक है, उनके व्यूज़ कंपैरेटिवली कम आ रहे होंगे या वो थोड़ा इन्जॉय ज़्यादा कर रहे होंगे, कम काम कर रहे होंगे, बट उन्होंने वो अर्न किया है। तो जैसे आपने पूछा कि इनका डिफरेंट वो है फेवरिज्म के नहीं, तो शुरू में वो पार्शियलिटी लगती थी लेकिन अब वो प्रायोरिटी लगती है, हम भी करते हैं। ठीक है। जब मेरे साथ भी कोई ब्रांड अगर बहुत अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ अच्छी डील चल रही है, तो अगर कहीं मेरे को दो ब्रांड्स को कंपेयर करना होगा तो मेरी बायसनेस थोड़ी सी दूसरे ब्रांड की तरफ जाएगी ही जाएगी जहां मेरा अच्छा फेवर मेरे को मिल रहा है। हाँ, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, ये नहीं कि वो उधर से कोई पेड कैंपेन्स आ रहे हैं कुछ है, बट अगर आप जनरली आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, और एक्चुअल में ब्रांड अगर आपको कंटेंट पसंद करता है आपको तब पता लगता है जब उनका प्रोडक्ट का कोई टीम जो फैक्ट्री में काम करता है वो आपको जानता है। अच्छा। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ना वो बहुत है, ये आप तो बेस्ट हो, आप तो बेस्ट हो, आप तो बेस्ट हो, कहने को सब है, स्पेशली जब वो काम निकलवाना है, ठीक है, तो मुंह पे मिठे बहुत है लोग लेकिन एक्चुअल वो तभी पता लगता है जब एक्चुअल में ब्रांड आपको बाय नेम जानता है, और सिर्फ कॉर्पोरेट वाले नहीं, फैक्ट्री वाले हो जिन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किया है, जिसने कलर भी डिसाइड किया, उसको भी आपका नाम पता होता है। और ये 2 3 बार मेरे साथ हुआ है, तो वो चीज़ खुद को बहुत अच्छी एक वैलिडेशन देती है कि नहीं यार कुछ तो अच्छा कर रहा है काम। तो एमजी और किया में मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, महिंद्रा में मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी है कि उनकी ऑलमोस्ट सारी टीम आपको जानती है। समझ और गए। यही जो आप फेवरिज्म की बात आती है वो आती है, ब्रांड जिस एज ग्रुप के वहाँ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में है वो उस अकॉर्डिंगली अपने मीडिया वालों को थोड़ी सी और प्रायोरिटी दे देते हैं। और इसमें कुछ ब्रांड्स हैं ऐसे जो अभी भी इन्फ्लुएंसर्स को तो बिल्कुल बुलाते ही नहीं है, एक आधे को बुला लेंगे इनवाइट पे, उनको होता है मेन को ही बुलाएंगे, सिर्फ न्यूज़पेपर एंड ट्रेडिशनल वाले के होंगे। ऐसे भी ऐसे हैं, और उनको देखो कहना नहीं चाहिए बट उनको नुकसान उस चीज़ का मिलता है, वो सेल्स नहीं हो पाती या उनकी वो रीच नहीं बढ़ पाती। मैं नहीं कह रहा मुझे बुलाओ, मैं कह रहा हूँ लेकिन आज की डेट में जब डिजिटल मार्केटिंग उतनी ज़्यादा सॉलिड है तो उसको भी प्रायोरिटी दो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स आर मूविंग डिजिटल। तो नहीं, मैंने भी तो यही गलती की ना कि अडेप्ट सही टाइम पे नहीं किया, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा ऐसा करे। अडेप्ट करना ज़रूरी है, आप पिछलों को जो इज्जत है वो दो, कोई दिक्कत नहीं, नए वालों को भी थोड़ा सा और आगे लेकर आओ। कुछ ब्रांड्स ने ये किया, इन्फ्लुएंसर्स पे बहुत अच्छे तरीके से वो काम करते हैं तो उनको फ्रूट मिल रहा है। ग्रेट। पिछले 8 साल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे शिफ्ट हो रही है? क्योंकि पहले MPFI सिस्टम्स, फिर आज की डेट में वो BS4 6, अब हाइब्रिड EV, तो वो नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो एक तो इन टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपग्रेड कैसे करते हो जी, और आगे किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? मतलब कि डीजल जैसे कई बार गवर्नमेंट कहती है कि ख़त्म हो जाएगा, सो विल इट एक्चुअली डाई या कैसे है? क्योंकि आज की डेट में ना, अच्छा मैं गियर्स लगाने वाला फ़ैन हूँ, क्लच वगैरह वो गियर्स चाहिए। दिल्ली NCR में रहते हुए ऑटोमेटिक प्रेफर्ड होती है, बट EVs में अगर आप जाओ तो वहाँ पे तो गियर सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे वो सामने मोड्स दिए हुए हैं 3 और गियर्स भी नहीं है एक्चुअली अगर बोलें तो वो हाउ डू यू सी द इंडस्ट्री मूविंग टूवर्ड्स व्हाट डायरेक्शन? ओके। पहली चीज़, 8 साल जब हम बोलते हैं ना तो मेरे को खुद को लगता है कि यार इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है, और क्योंकि है भी नहीं, क्योंकि 8 पहले वो यूट्यूब थोड़ा शुरू किया, टेक किया, फिर मेरे को लगता है कि अगर ऑटो का एक्चुअल एक्सपीरियंस मुझे 5 साल का ही है, ठीक है, क्योंकि 6 में तो ऑटो पे कैटेगरी में आया, फिर उसके बाद उसको समझने में 1 साल लग गया, समझ तो अपने आप के एक्सपीरियंस को मुझे लगता है 5 साल का है अभी। उस पॉइंट से जितनी मैंने चेंजेस देखे हैं, वो पहले सबसे पहले तो डीजल को बंद होते देखा है, जहाँ पहले डीजल इतना होता था, अब सब पेट्रोल पे आ गए हैं। फिर एक ट्रेंड जो SUV का ट्रेंड है वो इन 5 सालों में बहुत ज़्यादा सॉलिड हुआ, और अब जो लास्ट 1 1.5 साल से हो रहा है वो ज़्यादा EVs पे हो रहा है, हाइब्रिड्स एंड EV। जी। अब हाइब्रिड्स पे उतना इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज वो अभी भी टैक्स स्लैब उसका पेट्रोल डीजल वाला आता है, जब तक वो EV वाला नहीं आएगा तब तक ब्रांड्स भी हाइब्रिड पे ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ेंगी। समझ EVs भी आज की डेट में सिर्फ इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल हो पा रही है क्योंकि उस पर सिर्फ 5% GST लगता है। अच्छा। जहां पर पेट्रोल डीजल पे मिनिमम 18 है,
अगर आप देखो बिल्कुल, वैसे तो 40% चला गया। बिल्कुल। और जितनी ईवी मार्केट में अभी हैं, अगर उन पे साइज के हिसाब से टैक्स लग जाए तो वो भी 40 पे चले जाए। तो आज की डेट में 5 और 40% का जीएसटी का गैप बहुत ज्यादा है। 35% बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि 18 वाला गैप, यानी कि सब 4 मीटर में तो ईवीज हैं ही कितनी, कॉमेट, EC3 यही तो हैं, और कितनी है टियागो। इससे ज्यादा तो मेन तो विंडसर है, क्रेटा ईवी, कर्व ईवी, ये सब ज्यादा बड़ी कैटेगरी में है। तो 40 टू सीधा सीधा 5%। तो उस वजह से गैप है। और सेम हाइब्रिड जब तक 40% में, तब तक हाइब्रिड ज्यादा प्रमोट कर ही नहीं जा रही। अब इंडस्ट्री में स्विच की बात आती है। डीजल तो ऑब्वियसली देखो धीरे धीरे कम होना ही है। उसका रीज़न ये नहीं है कि वो पोल्यूशन जनरेट करती हैं, उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के ज़्यादा जो स्पेशल लोग हैं उनको न्यू चीज़ों में, यानी कि ईवीज, हाइब्रिड्स, बैटरीज, इन सब में ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक है। पोल्यूशन तो आपको पता और भी बहुत चीज़ें करती हैं जो आज की डेट में भी डीजल पे भी चल रही हैं, उसके अलावा भी हैं। अभी जब हम ये शूट कर रहे हैं 3 दिन से हमने सन नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन ही इतना है। तो बताओ मेरे को, अब वो प्रॉफिट की बात है। डीजल में मार्जिन बहुत कम है गवर्नमेंट को। ओके। क्योंकि सारा खर्चा इंपोर्ट वगैरह में तो इसलिए लगता है कि नहीं यार, हमें इधर ज़्यादा शिफ्ट होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में भी अगर सारी गाड़ियाँ भी ईवी हो जाएंगी तो हमारे पास उतनी इलेक्ट्रिसिटी ना है, ना अगले 15-20 साल तक हो सकती है। अगर आप सही से मैथ्स साइंस सब देखें, कितनी बैटरीज हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, हम उतने रिसोर्सेज वो भी नहीं है हमारे पास। भी नहीं है एक्चुअली, अगर बोले इंफ्रास्ट्रक्चर तो सर जेन्युइन बताऊं रिक्वायर्ड भी नहीं है। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आज की डेट में भी परचेज करें। बहुत लोग अभी भी देखते हैं कि यार चार्जर होगा तो हम लेंगे, आसपास बड़े चार्जर कितने नहीं। चार्जर इमरजेंसी पर्पस के लिए। आप कितनी बार अपना फ़ोन घर के बाहर चार्ज करते हो? बहुत कम। उतनी ही आप गाड़ी बाहर चार्ज करोगे। आप अपना फ़ोन तभी घर के बाहर चार्ज करते हो जब इमरजेंसी हो, या बिल्कुल आप किसी और के घर पे गए हो तब करते हो। आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह रास्ते में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, सपोज गाड़ी में चार्जिंग नहीं है, एक एग्जांपल ले, तो आप तभी अपने रेस्टोरेंट या कैफे में लगाओगे। सेम गोज फॉर एन ईवी एज वेल। आपको चार्ज तो उसे घर पे ही करना है ना, तभी तो ईवी लेने का फायदा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एन इश्यू, वो एक बनाया गया है कि क्योंकि अब क्या, वो एक ब्रांड बोलता है कि हमारे 100 हैं तो अगले को बोलना पड़ेगा 150 है। वो चलता रहता है कि इतने चार्जर हमारे पास हैं। बट अगेन ट्रांजिशन यस, ईवीज और हाइब्रिड्स में ज़्यादा होगी। ईवीज में इसलिए सिर्फ टैक्स स्लैब की वजह से ईवी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ईवी आने की वजह से पेट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया। वो एक रहेगा, एक सेगमेंट रहता है। जैसे अभी भी कुछ हैवी व्हीकल्स हैं डीजल पे ही हैं। इंडस्ट्रीज में जितने जनरेटर मशीन्स, बड़ी मशीनरी है, वो सब डीजल बेस्ड है। तो वो ट्रांजिशन आते आते बहुत टाइम लगेगा। ओके। ऑटोमोबाइल में भी अगर आप देखोगे तो डीजल पहले, अभी तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कम हुआ, नीचे साउथ वगैरह में देखोगे अभी भी बहुत डीजल बिकता है। बहुत बिकता है। वहाँ तो ओल्ड कार्स भी चलती हैं। ऐसी थोड़ी ब्रांड अभी भी डीजल वगैरह लॉन्च कर रहे हैं। अब नई वेन्यू अभी आनी है परसों, उस पर भी वेन्यू में उन्होंने डीजल ऑटोमेटिक भी दे दिया डिमांड के चलते, कि पता है कि हमें पहले ऑटोमेटिक नहीं था तो दिया है ना उन्होंने कुछ वेरिएंट्स में। समझ गए। तो डिमांड है, कई जगह पे कम होगी, मुद्दा ज़्यादा बनता है। हाँ, आई एग्री। एक्चुअली पॉल्यूशन से रिलेटेड ना, एक एडवोकेट हैं जी, मिस्टर गौरव एडवोकेट, उनको मैंने बुलाया था, जो इन्हीं जो एनजीटी से रिलेटेड केसेस को ही डील करते हैं। ओह नाइस। तो वो कहते हैं कि ईवी लाने में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम घर पे चार्ज करेंगे। यहाँ पे अब सारे आ चुके हैं अपार्टमेंट्स। अब या तो 100 मीटर की तारें खींचें, नीचे जो पॉइंट लगता है ना, वो रेजिडेंस वाली बिजली नहीं होती है, वो किसी ब्रांड का लगता है, वो फिर कमर्शियल रेट्स पे आ जाता है। बिल्कुल। तो कहते हैं ये एक बहुत बड़ा हर्डल है कि अभी तक उसकी पॉलिसी अपार्टमेंट्स के हिसाब से बनी नहीं है। कईयों में बन गई है, कईयों में रहती है, कईयों में बन गई है। पता है। हाँ। अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे क्या है, वो अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। एक तो आरडब्ल्यू ग्रुप है, एक ईवी कार ग्रुप है। तो आप जो अलग से जो किलोवाट अपना एक्सटेंड करवा रहे हो, हाँ, तो उसके भी तो चार्जेस पर मंथ भी तो एक्स्ट्रा जाते हैं। हैं। और वो कह रहे हैं कि एक जो फियर लगा हुआ है कि ईवी कार्स में आग लग जाती है, तो कहते हैं कि उनको अपने प्रेमाइसेस में खड़ी नहीं करने देते, वो बाहर खड़ी होती है। कई सोसाइटीज का तो बहुत सारे फियर्स हैं अभी आज की डेट में ईवी से रिलेटेड। और एक नया एलिमेंट उन्होंने बताया था, एक्चुअली जस्ट शेयरिंग इट विद यू। कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल व्हीकल के धुएं से इतना पोल्यूशन नहीं है जितना टायर्स जो चलते हैं ना। ओके। तो टायर से भी पोल्यूशन होता है, क्योंकि घिसते तो है ही हैं जी, घिस के कहाँ जा रहे हैं वो। तो कह रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है। और आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी तो पोल्यूशन करता है। एग्जैक्टली। तो बिजली कहीं से तो आ रही, बट इसका भी हमने ना एक मतलब स्टडी भी किया था थोड़ा सा, कि इट्स अबाउट वो पोल्यूशन हो कहाँ रहा है। हाँ,
अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रही है तो वो किसी साइड पे किसी जंगल में करी जा रही है, तो वहाँ एयर ठीक है, वहाँ थोड़ा पोल्यूशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ ट्रांसपोर्ट होकर टेक्निकली आप दिल्ली एनसीआर या कहीं जगह पे यूज कर रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी एयर में ज़्यादा पोल्यूशन है। सी कार से पोल्यूशन यस जनरेट बहुत होता है, वो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन आज की डेट में भी दिल्ली एनसीआर में भी अगर सारी गाड़ियां ईवी हो भी जाती हैं तब भी इंडस्ट्रियल दिवाली ठीक है, बेसिक जो पोल्यूशन है वो तो होना है, कम होगा, खत्म नहीं होगा कभी भी। ये चीज तो क्लियर है। जिस हिसाब से हम डेंसिटी हम लोगों की बढ़ रही है ना हर जगह, तो उस हिसाब से तो आगे जाके ऑक्सीजन लिटरली बिका करेगा कि आप कितना ऑक्सीजन रेट, अभी आ ही गया, थोड़ी देर में क्रेडिट शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ, कार्बन क्रेडिट्स बिकना शुरू तो वो तो है ही है, तो धीरे धीरे पता भी नहीं लगेगा, और हमें नहीं पता चीजें अभी पीछे क्या क्या चल रही है। बहुत प्लानिंग बड़े बड़े लेवल पे हो रखी है, सबको पता है, वो सब कर रहे हैं। हम तो अपना देख लेते हैं, बस हाँ मुझे आज पॉडकास्ट करने जाना है, कल मुझे वहां जाना है, परसों वहां जाना है, हम इतना ही देख पाते हैं। सो ऋषभ, अब एक चीज़ बताइए जी, जब आपका ये बिजी शेड्यूल नहीं होता है जिसमें कार रिव्यूज़ होते हैं, टीम को गाइड करना है, नया कंटेंट बनाता है, कहाँ घूमने जाते हो, कहाँ पे अपने आप को रिलैक्स करते हो? क्योंकि नॉर्मली मैं नॉन इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे लिए तो यही घूमना है, बट दैट्स योर वर्क। तो घूमने कहाँ जाते हो, कहाँ रिलैक्स करते हो अपने आप को? सी वैसे तो मेरे काम में मेरा भी ये घूमना काफ़ी हद तक हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि वो अगेन पसंद है, चीज़ें तो अच्छी लगती है, चलो ये जाना है वो करना शूट करना, बट अगेन बिल्कुल ऑटो को साइड पे रखते हुए तो मेरे दो चीज़ें मेरे को अच्छी लगती है। एक तो फैमिली से टाइम स्पेंड करना, ठीक है, उसमें ऑफ कोर्स वाइफ के साथ, वाइफ के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स क्योंकि दूर रहते हैं थोड़ा सा, तो उनके साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, तो वो मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। और टचवुड फैमिली पूरी अच्छी है, मतलब चाहे पापा वाली साइड हो, मामा वाली साइड हो, वाइफ वाली साइड हो, तो सबके साथ टाइम स्पेंड करके मज़ा आता है, ये नहीं सोचना पड़ता कि उस रिश्तेदार के नहीं जाना। ठीक है। तो जिसके साथ जितना टाइम मिल जाए वो बेस्ट है। तो कुछ फैमिली दिल्ली में भी है तो कभी उधर निकल जाते हैं, बट अगर कभी कभी होता है कि नहीं यार एक अपने लिए टाइम चाहिए, थोड़ा सा इंडिविजुअल टाइम चाहिए, तो मुझे ज़्यादा प्ले स्टेशन खेलना वो पसंद है, उस पर मेरा टाइम अच्छा खासा लगता है। और आज की डेट पे भी मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 घंटे तो टोटल खेल ही लूँ एटलीस्ट। अच्छा, 3-4 घंटे मतलब आपके लिए लग्जरी है? हाँ। ओके। तो कभी कभी तो मुझे लगता है, मतलब जब जब काम ज़्यादा हो जाता है, या इनफैक्ट थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी होती है, स्पेशली शादी के बाद से क्या हो गया कि मेरे को अपने पार्टनर का भी सोचना है, ठीक है, इन अ गुड वे, कि अच्छा उसका क्या मन हो सकता है, उसने क्या देखना है, या उसको टीवी देखने का मन है। क्योंकि मेरे साथ क्या होता, जब मैं सिंगल था तो दिल्ली तो मैं पहले से ही रह रहा था फैमिली से अलग, तो उसमें क्या होता था, काम फिनिश हो गया तो मेरे पास टाइम है, तब मैं प्ले स्टेशन ज़्यादा खेलता था, दिन में 2 घंटे तो खेल ही लेता था, टाइम निकाल लेता था। और मेरा शुरू से वही बैलेंस्ड रहा है कि यार काम भी करना है और मस्ती भी करनी है। शादी के बाद अभी थोड़ा सा हो जाता है कि अच्छा उसका काम भी हो गया है ऑफिस का, उसको भी कुछ काम कुछ देखने का मन होगा, तो कुछ म्यूचुअली देख लेते हैं या म्यूचुअली टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो रेदर देन सारा दिन ऑफिस में रहो और सिर्फ 10 मिनट लास्ट के बात करो, तो देयर इज नो पॉइंट ना। तो वो बैलेंस बनाना जरूरी है, इसलिए प्ले स्टेशन वगैरह कंपैरेटिवली कम हो गया, बट जैसे मैंने बताया फैमिली से टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो वो बैलेंस आउट बढ़िया हो जाता है। सो वेयर डू यू बिलोंग टू एक्चुअली? मैं वैसे पंजाब से हूँ, फैमिली अभी भी मेरी पंजाब में जलंधर में है। ठीक है। तो मैं अराउंड 4 इयर्स पहले नोएडा शिफ्ट हो गया था, कि मुझे था कि चलो एक तो थोड़ा सा अलग भी रह के देखूँ, समझ गए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, और प्लस ये था कि क्योंकि इवेंट सारे दिल्ली में होते थे, कहीं और ड्राइव वगैरह पे जाना है तब भी दिल्ली से ही फ्लाइट मेजरली होती थी। समझ गए। क्योंकि जो पहला इवेंट मैंने प्रॉपर कवर किया था दैट वाज ऑफ एमजी ZS EV। ओके। तो उन्होंने इनवाइट किया, तो तब मुझे तो पता भी नहीं था कि वो फ्लाइट्स वगैरह अरेंज करते हैं कुछ। उन्होंने दिल्ली में इनवाइट किया, मैं ट्रेन की टिकटें देख रहा हूँ कि बुक करनी है जलंधर से। ओके। तो फिर उनका धीरे धीरे फोन आया अगले दिन, अच्छा एड्रेस दे दो। मैं कहा एड्रेस क्यों चाहिए इनको मेरा? टिकट उन्होंने बताया कि हम आपके लिए कैब भेज रहे हैं टू द एयरपोर्ट। मैंने कहा एयरपोर्ट? ओके। अच्छा। और जलंधर से अमृतसर पड़ता था, अच्छा एयरपोर्ट, आदमपुर पास पड़ता है, दैट इज नॉट अ गुड एयरपोर्ट। तो अमृतसर से फ्लाइट करा, फिर कह रहे हैं आपका होटल भी हमने बुक किया है, और फिर वहाँ हम दोनों को एक एक कमरा मिला, मतलब मेरा अलग है, मेरे कैमरामैन का अलग है। तो ये धीरे धीरे लग्जरी इन चीज़ों की पता लगी। तो ये कौन सी स्टेज पे थे, कितने फॉलोअर्स थे, और उस टाइम पे क्या स्टेज पे थे? आई थिंक 1 लाख हो गए थे सब्सक्राइबर उस टाइम पे। ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडियो वीडियोस और शोरूम वीडियोस ही थी, क्योंकि स्टार्ट तो मेरा वहीं से था। समझ गए। MG ZS EV वॉज द फर्स्ट इवेंट लॉन्च वाला भी, और फर्स्ट ड्राइव रिव्यू भी वॉज MG ZS। इसलिए आज की डेट में भी MG कंपनी ओवरऑल मेरे दिल के काफ़ी पास है। समझ गए। फर्स्ट टाइम उन्होंने, और इनफैक्ट जो फर्स्ट टाइम एक रिकॉग्निशन देना ब्रांड्स वाइज, एक रिस्पेक्ट जो मिलनी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ब्रांड रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो MG से ही मिली थी।
जो सारे लोग जानते हैं। मतलब आप देखो कंपनी का एमडी आपको बोल रहा है कि ऋषभ यार मैंने आपकी वीडियोस देखी, और उनको एक्चुअली देखी, ऐसे नहीं देखी, उनको पॉइंट याद है, तुमने उस वीडियो में ये वर्डिंग यूज करी थी, ऐसे बोला था, ये किया था, दैट फील्स कि यार कुछ अच्छा कर रहे हो। तो अभी ना जो भी आपने बात बोली कि फैमिली को भी देखना पड़ता है, हाँ जी। एंड जब वाज इट लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी, बट मेरा थोड़ा कंसेप्ट था कि टाइम लेके मैं करूँगा। तो लड़की वालों को क्या बताया था कि लड़का क्या करता है? ओके, ऑटोमोबाइल जर्नलिज्म का एक पूरा था कोर्स, मैंने नहीं किया, लेकिन ठीक है। क्योंकि कैटेगरी वही आती है तो वहीं से शुरू किया। उसके बाद इन्फ्लुएंसर फिर उनको था, और बाय चांस था कि उनकी फैमिली में कुछ लोगों ने वीडियोस देखी हुई थी। अच्छा, फॉलो करते थे या देखी होगी? हाँ, देखी हुई थी, फॉलो नहीं करते थे, ऐसे ही बोलूँगा कि फैन थे, सब्सक्राइब, ऐसा नहीं था, देखी हुई थी तो पता था। तो प्लस ये था कि अब सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मेरी फैमिली को मेरा काम अच्छे से समझ आ गया था, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पापा ने मम्मी ने देखी हैं आपकी वीडियोस बैठ के, कभी ये बताया कि यहाँ तूने कुछ गलत कर दिया, ऐसे नहीं अरे करना सर चाहिए? क्या पूछ लिया, क्या बताऊं। मम्मा आज भी मेरी वीडियोस बहुत माइन्यूटली देखते हैं, अच्छा। और अगर आपको कभी मेरी वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट दिखे कि यार इसने अभी ये अच्छा बोल रहा है या अब ये ऐसे कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, वो उस पर पूरा क्रेडिट मम्मा को जाता है। अच्छा। मम्मा आज भी मेरी सारी वीडियोस देखते हैं। हो सकता है अभी लाइव हो तो अभी वाली ना देखें, शाम तक देख लें, कल समझ तक देख गए, लें, मतलब बट कोई भी उनको लगता है तो वो बता देते हैं कि यार तू ये वाली शर्ट नहीं पहननी, ये वाली शर्ट पहना। ओह अच्छा, ऐसे इस भी लेवल तक? इस लेवल तक, और कि ये तूने बोलते वक्त ऐसे ऐसे बोल दिया था, तो इसको इस तरीके से बोलता तो ज्यादा अच्छा निकल के आता। बिकॉज मम्मा को एक तो गाड़ियां चलाने का शौक है, एक चीज। ओके। दूसरा, सीखी मैंने गाड़ी मारुति ड्राइविंग स्कूल से 20% है, 80% मेरी मम्मा ने ही मुझे गाड़ी सिखाई है। अच्छा, तभी वो सॉफ्ट कॉर्नर भी है और यस। उनको पता भी है। तो आज अगर मम्मा बोले वाइट शर्ट और वाइफ बोले येलो शर्ट, कौन सी शर्ट पहन के जाओगे? मैं टचवुड आई एम ब्लेस्ड कि अगर मम्मा ने वाइट बोली है तो दीक्षा को भी वाइट ही पसंद आई होगी। अच्छा। और ऐसा हुआ है, क्या होता था, मम्मा जलंधर बैठे हैं, ठीक है, और मेरे को सपोज दीक्षा से शादी से पहले मिलने जाना है कुछ है, तो दीक्षा मुझे ये नहीं बोलती थी कि तुम अच्छे लग रहे हो, आज ये शर्ट अच्छी, मम्मा कहती आई मम्मा ने तैयार करवाया। अच्छा। तो ये होता था कि मम्मा से अप्रूवल लेके ये शर्ट पहनी है, तो उनका टेस्ट 100% पूरा पूरा मैच करता है। परफेक्ट। तो मेरे को सुख है उस तरफ से। चलो, बचे हुए हो, आई शुड से दैट। यस। ओके। तो कमिंग बैक टू द अगेन कार रिव्यूज, जी। कौन से ऐसी कार कंपनीज हैं जिनको आप कुछ एक पर्टिकुलर एडवाइस देना चाहोगे? ओके। ठीक है ना, कि देयर कार मस्ट बी माइट बी वेरी गुड, नो क्वेश्चंस अबाउट इट, बट एक जो मार्केट में ना वो अपनी ब्रांड विजिबिलिटी लेकर आते हैं, वो अभी राइटफुली नहीं लेकर आ रहे हैं। दे शुड फोकस मोर ऑन दैट। विच आर द कार कंपनीज और ब्रांड्स, और क्या सजेशंस देना चाहोगे? अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मेरे माइंड में भी 3 ब्रांड्स का नाम आ रहा है जिनको मुझे लगता है कि प्रोडक्ट अच्छे होने के बावजूद वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट उतनी बढ़िया तरीके से नहीं कर पाए। उसमें कहीं ना कहीं मेजर रोल एक डिजिटल मार्केटिंग का भी है, ठीक है। और दूसरा कहीं ना कहीं कभी कभी वो ब्रांड्स लेट आते हैं उस प्रोडक्ट को लेके। तो जो अगर सही टाइम पे जो ट्रेंड के हिसाब से आए जाते तो अच्छा होता। उसमें मैं एक होंडा का नाम लेना चाहूँगा, एक टोयोटा, और साथ में एक ऑडी। ठीक है। ये 3 मुझे ब्रांड्स ऐसे लगते हैं कि जिनका प्रोडक्ट अच्छा है, फिलॉसफी अच्छी है, बट मार्केट के हिसाब से या ट्रेंड के हिसाब से, या जो कहते हैं ना कि आज के हिसाब से प्रोडक्ट लेट लेकर आता है। प्रोडक्ट थोड़ा लेट आ रहा है, या उसकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं हुई है, या उसकी वही ब्रांड अवेयरनेस की बात है अल्टीमेटली, कि आप किस तरीके से स्प्रेड कर पा रहे हो उस मैसेज को, कौन सी ऑडियंस को पकड़ पा रहे हो। तो हो जाता है कभी कभी, जैसे मतलब मारुति सुजुकी एज अ ब्रांड से ही, बट उनकी जिमनी प्रोडक्ट के साथ ऐसा हुआ बिल्कुल। कि वो उतना अच्छी तरीके से प्लेस नहीं कर पाए उसको जहां वो कर सकते थे। छोटी छोटी चीज़ें होती है, कई बार ब्रांड ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, और कई बार रिसर्च थोड़ी आधी रह जाती है। जिन्नी में तो ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे। हाँ थोड़ा देखो, अब वो उन्होंने ज़्यादा प्रोडक्ट पे फोकस तो कर लिया कि हमें उसकी ऑफ रोडिंग अच्छी करनी है जी। प्राइसिंग ठीक। तो प्राइसिंग उन्होंने क्या किया कि मिडल वेरिएंट से शुरू किया, फिर 4x4 ही सारे दिए, बेस वेरिएंट कोई दिया ही नहीं। और शुरू से उनके मन में ये था कि हम थार से बेटर हैं। कैसे? क्योंकि हमारे 2 दरवाजे और हैं, हाँ। और हमारे ऑफ रोडिंग थोड़ी सी बेटर है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि थार जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो रोड प्रेजेंस अलग है, रोड प्रेजेंस की वजह से। तो जैसे नैनो के साथ हुआ था, टाटा नैनो आप प्रोडक्ट बढ़िया, प्राइस बढ़िया, लेकिन जब उसकी मार्केटिंग हुई कि सबसे सस्ती गाड़ी है, तो वो लोगों को बल्कि नेगेटिव लेने लगे थे, यार बाइक ले लो लेकिन नैनो मत लो। समझ गए। क्योंकि कैटेगरी में आप आ जाओगे कि इसके पास वो टाटा नैनो है जो देश की या पूरे वर्ल्ड की सबसे सस्ती कार है, तो वो नेगेटिव मार्केटिंग मार्केटिंग होगी वो।
अब बताओ उस पे क्या वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था या किसी की इंटेंशन बुरी थी, बताओ, तो हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यू सेड टोयोटा, होंडा एंड ऑडी। बट मैं टोयोटा का बोलूंगा कि वो अपने नाम से बिकता है एक्चुअली। अगर आज वो मार्केट ना भी करे तब भी वो नाम से बिक जाता है उसकी, मेरे लेकिन ख्याल से। उसकी कैलिबर ज्यादा है ना, वो मेरे को अच्छा, लगता है वो ओके, डिजर्व ज्यादा करते हैं। गॉट इट। अगर आप आज की डेट में सेल्स नंबर भी देखोगे तो वो जितना डिजर्व करते हैं वो उतना चीज नहीं सेल कर नहीं पा कर रहे। ठीक है, मेक सेंस। होंडा ने तो आई थिंक आज ही मैं देख रहा था या कल देख रहा था कि 2030 तक 10 आप कार्स देखना वो लेकर क्या आए। प्रोडक्ट्स आएंगे, मैं अब क्या ही बोलूँ आपको, मेरे को पता है कि वो 10 के नाम पे पहले तो वो फेसलिफ्ट है जी, ये उसका मॉडल। अब देखा जाए तो उनसे अगर हम बात करो ना उनका, अच्छा आपने कितने, हमने पिछले साल में से 2 गाड़ियाँ, सॉरी 4 गाड़ियाँ लॉन्च करी। मैंने कहा कब करी? वो एलिवेट के साथ ब्लैक एडिशन, उसका एपेक्स एडिशन को भी एक लॉन्च कंसीडर करते हैं। ओके। तो दैट इज नॉट द राइट वे फर्स्ट। सेकंड, ठीक है अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसको बढ़ाओ चढ़ाओ, नेगेटिव वे में मत बढ़ाओ ना कि हमने इतने लॉन्चेस कर दिए या उतना कर दिया। वो आपके प्रोडक्ट के आगे बाइफर्केशंस थी। आज की डेट में भी वो एलिवेट के साथ एक ही इंजन और एक ही ट्रांसमिशन दे रहे हैं। आपके गाड़ी में कोई वो थोड़ी गाड़ी एक्चुअल में बॉक्सी, वैल्यू फॉर मनी सब दे पा रही है, बट एक और ट्रांसमिशन, सॉरी एक और पावर ट्रेन अगर उसमें ऐड हो जाए या उसमें कुछ आपको एक स्पोर्टी एलिमेंट ज़्यादा लगे तो वो और ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि अगेन डिजर्व वो ज़्यादा करती है जितना वो बिक नहीं रही। ये मैं जितनी रिलायबल कार जो हैं ये दोनों तीनों ब्रांड की हैं। जी। आई थिंक मैंने तीनों ही चलाई हैं एक्चुअली, और इतना नहीं है ट्रस्टवर्दी। बट अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ यार प्लीज। मेरे बहुत सारे यूजर्स शायद वो जानना चाहेंगे, फोर्ड एंडेवर कब आ रही है? देखो जैसे वो एक सवाल हो गया था कि बाहुबली को किसने मारा, ये सच्ची है, तो सही फोर्ड है, एंडेवर कब आ रही है? सही बात है। फोर्ड एंडेवर टेक्निकली कभी भी नहीं आ रही है। अच्छा, इंडिया में फोर्ड एंडेवर नहीं आने वाली, नहीं आने वाली, नहीं दैट्स अ आने सैड न्यूज़ फॉर इंडियन यूजर्स एक्चुअली। वाली। मैं सच्ची बताऊं, दिल पे बुरी लग सकती है बट दिमाग से सोचो इट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा, ठीक है, स्पेशली फॉर फोर्ड। बहुत पंगे हैं उस गाड़ी को यहाँ लाने के, एक चीज़। दूसरा, दोबारा से वो रीस्टार्ट करना, वो सारी चीज़ें। फोर्ड अभी जो इंडिया में वापस आने का बनेगा भी उनका, तो वो किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ टाई अप करके ज़्यादा हाइब्रिड और ईवीज पॉइंट से बेसिकली फोर्ड 2.0 के नाम पे आएगा, अच्छा, रेदर देन एग्जिस्टिंग फोर्ड की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को लाने में। बिकॉज देखो आज आपको एवरेस्ट अच्छी लग रही है, जो बाहर बेसिकली एंडेवर का नाम है, जो अच्छी लगता है प्रोडक्ट। आज फोर्ड आज तो आनी जाएगी। मैं कह रहा हूँ उन्होंने प्लान बना भी लिया कि लेके आना है। वो वापस रजिस्ट्रेशंस, ये फॉर्मेलिटीज करते करते 2 से 3 साल कम लगेंगे। से कम। ठीक है, उस टाइम पे एवरेस्ट का एक अपडेटेड प्रोडक्ट होगा। नहीं, ऑब्वियसली वो टेक्स टाइम। तो बस वो दिल को अच्छा लगता है कि यार एंडेवर वापस आए, लेकिन ये वो क्लोज टू हार्ट थी close to एक्चुअली, heart अगर है, वो बोले इमोशनल ना। कनेक्ट है उसके साथ, आई एग्री। जैसे वो टाटा सफारी पहले वाली थी ना, मतलब वो जितनी रगेड थी, मुश्किल थी बहुत चलाना, क्लच वगैरह उसको यूज करना, बट वो जिसके पास थी ना वो थी, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार ऐसी थी। ऐसी और भी बहुत गाड़ियां हैं, मैं एग्री करता हूँ, बट एक हमारा टैक्सेशन सिस्टम थोड़ा सा हमारे फेवर में नहीं है। देखो अल्टीमेट कंज्यूमर के फेवर में गाड़ियों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं नहीं है, है। बिल्कुल नहीं है। बाकी जगह मैं फिर भी कहता हूँ कि चलिए थोड़ा बहुत टैक्स इज वैलिड, क्यों, हमें बाकी सर्विसेज भी चाहिए, हमें सारी चीज़ें गवर्नमेंट चलाने के, देखो खर्चा तो होगा। हम अब वही बात है कि हम घर पे भी दाल चावल बना सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में खाते हैं तो उसके पैसे तो एक्स्ट्रा देते हैं ना, उस एम्बियंस के, उस जगह के। सेम गोज फॉर गवर्नमेंट एज। गवर्नमेंट। लेकिन हम रेस्टोरेंट भी, हमारे पास रेस्टोरेंट की बस चॉइस होती है, गवर्नमेंट की टेक्निकली चॉइस नहीं हो पाती है हमारे पास। यही एक थोड़ा सा इशू है कि हम अगर टैक्स ज़्यादा पे जो है वो करना चाहते हैं तो किस रेस्टोरेंट में करना चाहते हैं वो हम चूज़ कर लेते हैं कि यार इसका खाना अच्छा है, इसकी एम्बियंस अच्छी है। लेकिन गवर्नमेंट में हम उतना नहीं कर पाते, लिमिटेड ऑप्शन एंड बहुत वो, तब पॉलिटिकल जाने का मेरे को लगता नहीं इस पॉडकास्ट में फायदा नहीं है, पॉइंट नहीं है। सो या तो अभी टैक्सेस बस काम, मतलब कार्स के मामले में तो डेफिनेटली कंज्यूमर के फेवर में नहीं है, और स्पेशली बड़ी कार्स। तो यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास कार एंथुजियास्ट बहुत, मतलब मन के हैं, लेकिन जो अपनी प्रैक्टिकली उसको दिखा सके वो नहीं है। अगर आप बाहर की मार्केट्स में अगर चले जाते हो, इवन जापान को तो सब जानते हैं कितना इस चीज़ में एक्टिव है, और अगर आप थाईलैंड, इंडोनेशिया भी देखोगे तो लोग अपने व्हीकल से प्यार करते हैं, और तो आपको मॉडिफिकेशंस, कस्टमाइजेशंस, और सबसे इंटरेस्टिंग होती है कि क्रिएटिविटी आपको वहाँ ज़्यादा दिखती है। ट्रू। यहाँ पर बहुत कम हो पाती है, और मेजर रीज़न इज टैक्सेशन। ओके, तो ऋषभ एक चीज़ बताइए, अब आज एक नया बंदा है जो अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू करना चाहता है। अब वो ये कंफ्यूज्ड है कि वो यूट्यूब पे जाए या इंस्टाग्राम पे जाए। आज की डेट में यही 2 चैनल्स हैं जो सबसे ज़्यादा चलते हैं। बिल्कुल। व्हाट शुड बी द प्लानिंग दैट शुड बी डन
एंड व्हाट शुड बी द जर्नी ही शुड प्लान फॉर, एज्यूमिंग कि कार में ही जा रहा है. ठीक है. आज एक 18 साल 20 साल 22 साल का है, लाइक आज से 8 साल पुराना ऋषभ है कोई एक बच्चा जो शुरू करना चाह रहा है, तो व्हाट विल बी द एडवाइस दैट यू विल गिव हिम कि भाई ये ऐसे करना, कोलैबोरेशंस में ये ध्यान रखना, और कार रिव्यूज में ये चीज़ें ज़रूर बताना. ठीक है. क्या होंगी वो? ओके, सबसे पहले मेरा मानना है कि इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों इंपॉर्टेंट है, बट प्रोफेशनल हमेशा रहना, क्योंकि एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गया है अब इंस्टाग्राम और शॉर्ट कंटेंट में. इवन ऑटो रिलेटेड भी, मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा, आज की डेट में भी ऑटो रिलेटेड पे व्यूज़ की बात होती है तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाले पे आते हैं. एंटरटेनमेंट इन द सेंस सिर्फ गाड़ी की डिलीवरी की एक वीडियो डाल दी, बिल्कुल ठीक है, 2 गाड़ियों को कंपटीशन दिखाना है तो मतलब नॉट इन अ प्रोफेशनल वे बट इन अ कैजुअल वे दिखा दिया, ठीक है, वो उन पे व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट प्रोफेशनल. एंड आई पर्सनली बिलीव कि गाड़ी परचेज 18 साल के बंदे ने नहीं करनी जो उस रील को देख के लाइक कर रहा है. आज की डेट में भी जिन्होंने एक्चुअल में गाड़ी परचेज करनी है वो रील्स ज़्यादा नहीं देखते हैं, वो बहुत लिमिटेड, वो 25 से 30 वाले जो है, जैसे आज की डेट में मैं 29, मैं रील्स देखता हूँ, लेकिन मैं कभी भी इंस्टाग्राम के बेसिस पे गाड़ी परचेज नहीं करूँगा. अल्टीमेटली मैं उसका रिव्यू देखूंगा ही देखूंगा, मैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से उसको देख लूंगा, लेकिन वो मेरा रीज़न नहीं होगा गाड़ी परचेज करने का कभी भी. समझ. और ये आगे भी नहीं होने वाला. उसका सबसे बड़ा रीज़न, चाहे आपका वो अटेंशन स्पैन कम हो रहा है लोगों का, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो 30 लाख रुपए एक रील देख के लगा दे. 25-30 लाख के आसपास गाड़ी बंदा लेता है आज की डेट में. समझ गए. इंस्टाग्राम इसलिए ज़रूरी है कि आपके यूट्यूब को बूस्ट मिल सके, आपका फेस पॉपुलर हो सके, ब्रांड्स को व्यूज़ दिख सके, क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह पे व्यूज़ लाना इज़ वेरी इजी. लेकिन लॉन्ग फॉर्म रिव्यू वीडियोस आज की डेट में भी लोगों को करने चाहिए. हालांकि ये कह के मैं अपना कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ. नहीं, वो कंपटीशन बहुत आगे जा चुके हो. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे को लगता है कि बहुत टैलेंटेड लोग हैं. जरूरी नहीं है कि अगर मुझे 5 साल लगे 5 लाख सब्सक्राइबर करने में तो अगले को 1 साल नहीं लगेगा, उसको ही 5 ही लगेंगे. वो जल्दी कर सकता है, जल्दी कर. और कईयों ने करा भी है. शॉर्ट कंटेंट से तो बहुतों ने करा, लेकिन वही बात आई थी शॉर्ट कंटेंट में, क्योंकि रेवेन्यू बहुत कम है, क्योंकि उस पर सिर्फ आप ब्रांड पे रिलाय हो गए. बिल्कुल. और जब आप सिर्फ ब्रांड पे रिलाय हो जाते हो तो उसकी सबसे बड़ा नेगेटिव ये आता है कि आप ब्रांड के बारे में ज़्यादा ही बायस्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको ब्रांड की इतनी तारीफें करनी है क्योंकि आपकी इकलौता सोर्स ऑफ इनकम वो है. समझ गए. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उन लोगों के साथ जो सिर्फ इंस्टाग्राम और सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स के बेसिस पे अभी चल रहे हैं. रिव्यू वीडियोस में सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि आपको बायस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट. सेकंड, आप थोड़ा अपने मन के अकॉर्डिंगली चल सकते हो और तभी आपको ऑडियंस वो पसंद करती है. Okay. जो बायर है गाड़ी का पोटेंशियल, वो सब्सक्राइबर है आपका. जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा है वो आपका फॉलोअर है. ओके, दैट्स आप ये इंटरेस्टिंग. समझ रहे हो आई गेस. ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ अच्छे से. तो आज की डेट में अगर कोई यूट्यूब शुरू करना चाहता है, ऑटो कैटेगरी में जाता है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का बैलेंस बना के रखे, प्रोफेशनली करे, टीम ज़रूर हायर करे. सब कुछ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है. आप किसी भी जगह पे किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हो, अगर उसको सीरियस हो तो उस पर इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, या टाइम की लगा लो या मनी की लगा लो. हाँ, मनी की शॉर्टेज है तो ज़रूर सब खुद करो, बट अगर थोड़ा पैसा है लगा सकते हो तो बेट ऑन योर सेल्फ. समझ गए. कॉन्फिडेंस रखो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीम ज़रूर हायर करो. बिकॉज आप चाहे आप अपने काम में परफेक्ट होगे, लेकिन आप 5 काम अकेले नहीं कर सकते. हो सकता है जिसको आप हायर करो वो परफेक्ट ना हो, 70-80% जितना ही काम करे, लेकिन आपका टाइम भी तो बच रहा ना. आप और बड़े लेवल का सोच सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो. आपने एक एडिटर हायर किया, वो एडिटिंग लेवल में नए आइडियाज़ और नई चीज़ें ला सकता है, लेकिन वो बिजनेस ग्रो करने में आइडियाज़ नहीं ला सकता, वो आप ही ला सकते हो. लेकिन अगर आप एडिट भी खुद ही करने लग गए, फिर तो आप एडिटिंग में ही लेके आओगे ना कि हाँ चल मैं ये इफेक्ट मैंने नया सीखा लगा दूंगा, फिर बिजनेस कैसे ग्रो करोगे. बहुत कंज्यूम होता है एक्चुअली. बिल्कुल होता है. सो ये ज़रूरी है कि बैलेंस बनाओ, खुद सारा काम मत करो, बट खुद आना भी सारा चाहिए. अच्छा, बिल्कुल. तो पीछे किस टाइप की टीम होनी चाहिए? एक जैसे आप इन्फ्लुएंसर हो तो पीछे कितनी बड़ी टीम है? सर इस टाइम पे टोटल अगर इंक्लूडिंग फ्रीलांसर्स जिनको पर वीडियो या पर डे बेसिस पे जाते हैं पैसे, करते वो रेगुलर काम है, 30 के 30 दिन करते हैं, बट सैलरी पे इसलिए रखा क्योंकि टारगेट बेस्ड रखना हमारी फील्ड में बहुत ज़रूरी है काम. तो इस टाइम पे 8 लोग हैं टोटल. अच्छा. प्लस मी टोटल तो 9 हो गए. ठीक है, परमानेंट टोटल 3 ही है. आप तो इंजन हो गए ना. हाँ. डिब्बे कितने हैं? जी, तो परमानेंट टोटल हम 3 लोग ही हैं, मतलब मैं प्लस 2 और. ठीक है. बाकी सारे फ्रीलांस पे हैं, तो उनको काम दिया जाता है, वो काम कर देते हैं, उस अकॉर्डिंगली उनको पैसे मिल जाते हैं. काम वो 30 के 30 दिन करते हैं. ऑफकोर्स थोड़ी बहुत छुट्टी तो वो तो है ही है, मतलब काम वो मंथली ही करते हैं.
और कभी कभी जैसे कोई ऑटो एक्सपो वगैरह होता है या कुछ है, तब 2-3 लोगों का स्टाफ या तो बढ़ जाता है या इन्हीं लोगों को कंप्लीटली साथ रखा जाता है, तब वो काम ज़्यादा करते हैं फिर। ठीक है। क्योंकि एक्सपोज में हमारा 10 to 6 नहीं होता, तो हमारा 8 to 10 होता है। अच्छा। 8 AM to 10 PM आराम से तो हो जाता है। तो इतनी टीम है, और मैं नहीं कहता शुरू में इतनी रिक्वायर्ड बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, दो एक तीन आप एक दो रखो, से शुरू करो। एक एडिटर रखो, एक ग्राफिक डिजाइनर रखो, स्टार्ट के लिए बहुत है। कंटेंट कंटेंट तो आप खुद ही कर रहे हो ना, आप तो कर ही रहे हो, मतलब वो आप खुद ही पहले करो उसको, ठीक है। क्योंकि आपका परफेक्ट होना उसमें ज़रूरी है, तभी आप दूसरे को सिखा पाओगे और उसमें ओपिनियन दे पाओगे। अगर आप परफेक्ट नहीं हो, बिल्कुल दूसरे कंटेंट पे रिलाय हो जाओगे, तो वो उसको भी समझ आ जाएगा और वो तब तक दूसरी जगह निकल लेगा। अच्छा। और वो आपकी रिस्पेक्ट भी इसलिए कर रहा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी तब तक 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर या कुछ स्टैंड पे होगे, वो तभी वो आपको उस अकॉर्डिंगली कर पाएगा। और एक्सपीरियंस अल्टीमेटली जरूरी है, Matter डे 1 से स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यस जितनी जल्दी रख लोगे उतना फायदे में रहोगे। समझ गए। हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है जिसमें एक तरह से वो वहाँ से गाइडेंस लेता हो या इन्फ्लुएंस लेता हो। तो इस इंडस्ट्री में या अदरवाइज नॉन ऑटोमोबाइल में किसको आप रिव्यू करते हो कि यार मेरे को ऐसा कुछ बनना है? ओके। मे बी नॉट मतलब ऑटोमोबाइल ना हो वो भी चलेगा। नहीं, मेरे को ऑटोमोबाइल में ही है कि इस टाइम पे, मतलब जैसे मैंने बताया रचित भैया मोटर ऑक्टेन, मेरा कंपनी बेस्ड ही मन है कि इंडिविजुअल के साथ साथ वो कंपनी बेस्ड भी हो, क्योंकि कंपनीज तो ऑटो कार देखो, पावर ड्रिफ्ट ये सब भी है, और पावर ड्रिफ्ट का काम बहुत अच्छा है, बट इंडिविजुअलिटी उसके बीच में थोड़ी सी कम है। एक पर्सन नहीं फेमस उसमें, ठीक है। एक पर्सन की उतनी वैल्यू नहीं, उसमें पावर ड्रिफ्ट फेमस है, समझ लेकिन गया। मोटर ऑक्टेन में रचित भैया इज द मेन, सेकेंडरी इज मोटर ऑक्टेन की पूरी टीम। सो मेरा वो ज्यादा मन है। अब वैसे इन्फ्लुएंशियल पॉइंट से तो गगन भैया है, समझ गए। लेकिन मेरा वो एम नहीं है, गलत उसमें कुछ नहीं है, बस वो मेरी नहीं है। मेरे को है कि थोड़ा टीम हो, अच्छे से काम, बढ़िया तरीके से ऑफिस वगैरह हो, बढ़िया सारे जने काम कर रहे हैं, सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी ड्यूटीज है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं थोड़ा सा वैसा हूँ, मैं हार्ड वर्क करने वाला नहीं हूँ। ऐसे ही मैं झूठ नहीं बोलूँगा मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। जब काम करना था तब करते हैं, बट मेरा होता है बैलेंस हमेशा चाहिए, मस्ती भी करनी है, छुट्टियाँ भी मैं लेता हूँ, पूरा दिन अगर नहीं मन तो 2-3 घंटे ऐसे ही पड़ा रहूंगा, सोऊंगा भी नहीं, पड़ा रहूंगा, कोई रिलैक्स कर रहा हूँ, कुछ नहीं, सब है। सो इस स्टेज पे पहुंच के, जिस स्टेज पे आप हो, महीने की कितनी थार खरीद सकते हैं? नहीं, इतना नहीं है सर, महीने की थारें खरीदी जा रही हैं। इतना तो नहीं है नहीं, मैं नंबर बोलूंगा तो मुझे पता नहीं बताओगे, तो तभी पूछ रहा हूँ कि नहीं, ऐसे गाड़ी का नाम लेंगे तो नंबर भी पता लग ही जाता है, तो मुझे लगता है ऐसे वेरिएंट नहीं पूछ रहे ना। नहीं नहीं सर, आई थिंक इसको इग्नोर ही करते हैं। अच्छा, इग्नोर कर देते हैं। इसको बट स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को। सो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब से ज़्यादा कमाता है या कोलैबोरेशन से? कोलैबोरेशन 100%, यूट्यूब आपकी सैलरीज निकाल देगा। अच्छा, हाँ, अर्निंग वहाँ से कोलैबोरेशन। अर्निंग तो कोलैबोरेशंस हैं, ब्रांड्स के साथ है, आपके टाई अप है, और अल्टीमेट मनी तो आपको वहीं मिलती है ज़्यादा। समझ गए। जी, तो ब्रांड्स भी आपको बहुत वाइजली चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि आज की डेट में सिर्फ पैसा नहीं, आपको जैसे फॉर एग्जांपल थार की बात आ रही है जहाँ पर, तो कुछ ब्रांड ऐसे हैं बेटिंग ऐप स्पेसिफिकली, वो आपको इतना करते हैं कि एक महीने की एक थार आप उसी से ले लो, इतना भी ऑफर करते हैं। और थार नहीं, थार रॉक्स टॉप मॉडल। अच्छा, ओके। लेकिन ऑब्वियसली उधर जाने का नहीं बिल्कुल भी, एक तो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं इलीगल वाले पंगे में भी फंसना। फिर मुझे लगता है कि बैटिंग की मैं अपने मतलब फॉलोअर्स को ये बोलूँ कि यार आप ये काम शुरू कर दो, तो मेरे को तो क्या करूँगा उस थार का मैं। तो नींद ही नहीं आएगी, वो चीज़ नहीं मैं कर सकता, तो इसलिए वो नहीं। और हाँ, दूसरे ब्रांड्स में भी अगर हम देखते हैं तो आप ये देख सकते हो कि कई ब्रांड अब बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, लेकिन आप उसमें जब जैसे वही है कि ब्रांडेड कंटेंट आपको मिला, तो उसमें ये नहीं होता कि आपने झूठ बोलना है, उसमें ये होता है कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ अच्छाइयाँ बतानी है। समझ गए। सो देयर इज अ डिफरेंस, एक बहुत फाइन लाइन है इसमें, कि अगर कोई भी चीज़ है कि आईफोन है उसका प्रमोशन करना है, तो आप उसकी अच्छाइयाँ बता दोगे, नेगेटिव नहीं बताओगे, तो दैट इज पेड प्रमोशन। कुछ उसकी चीज़ें झूठ बोलने लग जाओ कि यार इसकी तो बैटरी 1 हफ्ता चल जाती है, तो वो तो गलत हुआ। वो नहीं करना, बस बुराइयाँ छुपा दो, अच्छाइयाँ हाईलाइट कर दो। 5000 mAh से 5.5 mAh हो गई है, बढ़ गई है, तो दैट्स अ बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं, अब हमारे लिए ना आपको कुछ क्वेश्चंस देने होंगे, आंसर्स, ओके। और वो रैपिड फायर राउंड है आपका। ओह ओके, ठीक है ज़्यादा सोचना नहीं है, हैज़ टू बी क्विक क्वेश्चन। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू हैव डन इन द यूट्यूब जर्नी? कंसिस्टेंसी
को कंटिन्यू रखते हुए अडेप्ट नहीं किया जो नई चीज़ों को अडेप्ट करना था, वो आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक थी मेरी। ओके, ऐसी कौन सी एक कार है जो ऋषभ नहीं खरीदेंगे? आई थिंक मैं कभी भी एक स्पोर्ट्स कार नहीं परचेज करूँगा। मे बी थोड़ी देर के शौक पूरा करने के लिए रेंट कर लूँ, बट आई विल नेवर परचेज। टैक्सेशन की वजह से भी, ओवर प्राइस की वजह से भी, बिकॉज इन जैसी गाड़ियों पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। प्रोडक्ट कॉस्ट मुश्किल से उसके 30-40% होती है। अगर हम बोले कि इसमें इंजन कितना है, टायर कितना है, वो है सारी कॉस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, तो वो मुझे वर्थ नहीं लगती बिल्कुल भी। ओके, सो अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ यू आर मैरिड नाउ, जी। मैरिज से पहले कभी कोई फीमेल एनकाउंटर हुआ है, या कहीं आपके कमेंट्स में आता है कि ऋषभ आई लव यू, जैसे क्रिकेट स्टार्स होते हैं ना, तो उनको होता है ना कि आई वांट टू मैरी यू, यू आर क्यूट, तो फीमेल एनकाउंटर कोई बताओ। ओके नहीं देखो, इतना तो नहीं होता क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी क्योंकि कार्स हैं, ऑटोमोबाइल हैं, तो 99% ऑडियंस तो मेल ही है, 98 99 एक चीज। हाँ एक होता था स्टार्टिंग में हुई थी, एक फैन थी कोई, नाम मैं भूल रहा हूँ ऑनेस्टली, कोई बिल्कुल बहुत स्टार्टिंग में था, उनका हर वीडियो पे कमेंट आना आई लव यू ये वो करके, पता नहीं कौन थे, आज तक नहीं पता लगा, आपने बात करी तो याद आया मुझे। बट वैसे फीमेल इनकाउंटर से एक फनी बात याद आई है, वो मैं वो शेयर कर देता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, और एक बार नहीं है, बहुत बार हुआ है। सपोज हम कहीं बाहर गए हैं, अब किसी पर्सन ने मुझे पहचान लिया, ठीक है, एंड अब वो तो पहचानता है क्योंकि उसने गाड़ी लेते समय वीडियो वगैरह सब देखी है, वो अपनी फैमिली के साथ घूमने आए, अब उनकी वाइफ थोड़ी जानती है, या उनके साथ जो भी उनका पर्सन पार्टनर है वाइफ ही होती है मोस्टली, तो वो तो नहीं जानते। तो 2-3 बार एटलीस्ट ये चीज हुई है, वो आए, अरे इनसे मिलो, ये ऋषभ है, अरे अरे वो, अरे तुम्हें पता नहीं लगा, अब शी इज क्लूलेस, कौन वो सोच रहे कौन ऑफिस ऋषभ का दोस्त? है, कोई रिलेटिव है, कोई समझ ही नहीं आ रहा। वो अरे यार हमने गाड़ी नहीं ली, हमने वो वाली मॉडल देखा, वो पर्सन भी अपनी कहानी बताता, तो इनकी वीडियो देखी थी तो मैंने ये वाली गाड़ी इसलिए ली, मैं इन्हीं की तो वीडियो देखता था। और फनीएस्ट पार्ट ये होता है जब वो आगे से फीमेल 2-3 बार एटलीस्ट हो चुका है ये, वो बोलते हैं अच्छा इन्हीं के वजह से कि रात को मेरे साथ टाइम नहीं तुम वीडियोस देखते थे। ओह गॉड। तो वो बहुत फनी लगता है मुझे, हर बार वो होता है। और अभी रिसेंटली हुआ, महिंद्रा का ट्रैक डे था अभी BIC में, तो वहां पर गए थे, वहां पर सेम ऐसे एक फैमिली मिली, तो वो कह रहे अरे वो ये वही है, शी इज क्लूलेस। उन्होंने कहा कि मैं रात को वीडियो में देख तो रहा था, वीडियो तुम्हें दिखाई थी, इन्हीं की तो थी, तो शी सेड कि नहीं है, तो अब रात को ऋषभ की वीडियोस ही देखो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक एक हमारा छोटा सा रह गया है, Okay. जिसको अब हम कवर करने वाले हैं। कार रिव्यू इंडस्ट्री में जो पूरी आई शुड से फ्रेटर्निटी कम्युनिटी है, आपस में दोस्ती कैसे है? पीठ पीछे क्या बातें होती हैं, या बिचिंग होती है कि फेस पे तो सब कुछ अच्छा होता है, पीठ पीछे कैसा चल रहा होता है? ठीक है, इस इंडस्ट्री में ना इसकी एक बहुत स्पेशल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली फेस पे लोग सबके साथ नाइस हैं, बट यहाँ ना ग्रुप्स जो बने हुए हैं ना, उनमें दोस्ती बहुत अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल मैं और विवेक सैनी जो इंडिया रेफ से हैं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और ये पूरी इंडस्ट्री को पता है। वो अगर कोई पर्सन, सपोज अभी कल की बात है, किया से फ़ोन है, उनको किसी डेट के लिए अवेलेबिलिटी पूछनी थी, तो मैंने अपनी बता दी कि यार मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, तो कहते अच्छा विवेक अवेलेबल है, तो वो मेरे से उसकी अवेलेबिलिटी पूछ रहे हैं। अच्छा। और कमाल की बात ये, मुझे पता था कि वो नहीं अवेलेबल है, तो मैंने उसका भी बता दिया। सी ये दोस्ती वैसी, जैसे गगन भैया, योगी भैया की आपस में दोस्ती है, फैजल खान की उनके साथ दोस्ती है, तो ऐसी इंडस्ट्री में छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं। तो ये तो अपने ऊपर एकदम से पूरे लॉयल है। बट अगर हम बात करें पूरी इंडस्ट्री की, तो देखो थोड़ी सी बैक बिचिंग तो है। ओके। ठीक है, उसमें कईयों को थोड़ी सी जेलसी भी है। ठीक है, अगर वो इंडस्ट्री में थोड़े पुराने हैं तो उनको इन्फ्लुएंसर्स से भी होता है कि अरे नए लोग आ गए हैं। अगर वो बिल्कुल लेटेस्ट वाले न्यू है तो उनको होता है कि यार हमें प्रेफरेंस ही मिल रही, इन लोगों को प्रेफरेंस क्यों मिल रही है? क्योंकि आज की डेट में भी अब जो 1 साल पहले वाला इन्फ्लुएंसर भी आया है, वो मुझसे जब बात करता है तो मेरे को पता है ये चीज़ हुई है फेस टू फेस, अरे भैया मैं आप देखना आपकी तरह बनूंगा, ये है वो, और पीछे जाके वही यार इनको ब्रांड बना रहा, हमें क्यों नहीं बना रहा, हमारे भी तो व्यूज आ रहे हैं, इनके आ रहे हैं तो क्या हो गया, ये भी बात होती है। सो आई हैव सीन दिस। तो हैं वो फेस पे हैं क्योंकि सबको एक दूसरे से फेवर भी चाहिए, लेकिन जो दोस्ती हैं वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो किसी 5 ऐसे इन्फ्लुएंसर या कार रिव्यूअर या बाइक रिव्यूअर ऑल्सो जिनको आप रेफर करना चाहो, वी शुड कॉल दैट पर्सन ऑन द पॉडकास्ट, वो कौन से होंगे? सी मुझे लगता है कि एक तो विवेक को आप जरूर बुलाएं, मैकेनिकल इंजीनियर, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, मतलब एक होंडा में उसने काम किया हुआ है, और प्लस इन्फ्लुएंसर में भी है, फिर हमारे इंडियन व्हीकल अवार्ड्स में भी इज़ अ ज्यूरी मेंबर। तो उन चीज़ों की वजह से मुझे लगता है विवेक एक अच्छा टॉपिक आपके लिए रहेगा, एंड ही लव्स टू टॉक।
जो मर्जी बात करा लो। से मेरी भी इसलिए उससे बनती है कि हम चाहे गाड़ियों चाहे कुछ भी, हमसे कुछ भी बात करवा दो। आज आप मुझसे भगवान के बारे में पूछने लगते हो कि मैं उस पर चिट्ठा मार दूंगा। ठीक है। आप ऐसे एलियंस का पूछ लोगे मैं उस पर कर दूंगा। आप मुझसे लड़कियों का मेकअप का पूछ लोगे मैं उस पर भी आपको 1.5 घंटे का पॉडकास्ट दे दूंगा, ओके। दे सकता हूँ। जिस मर्जी टॉपिक पे बात करवा लो। विवेक एक अच्छा पॉइंट है। दूसरे गगन भैया हो सकते हैं, बिकॉज गगन भैया की फैन फॉलोइंग बहुत सॉलिड है। वो कुछ भी डालें लोग देखेंगे, क्योंकि उनकी जो फैंस हैं वो 3 कैटेगरी के हैं। एक व्लॉगर वाली, जिन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ उनकी लाइफ वो देख रहे हैं, वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको देखते हैं, प्लस गाड़ियों का एक्सपीरियंस। और तीसरा एक एक इंडिविजुअल की एक पर्सनैलिटी होती है ना कि यार बंदा कितना केयर फ्री, रिलैक्स्ड, कोई स्ट्रेस नहीं। तो गगन भैया में वीडियोस में वो चीज़ दिखती है। समझ गए। तो लोग अपना ईज होने के लिए भी, रिलैक्स करने के लिए भी गगन भैया की वीडियोस देख सकते हैं। स्पेशली उनकी जो ब्रांडेड वाली वीडियोस होती हैं, उस पर क्या वीडियो शूट हुई होती है, क्या एडिटिंग हुई होती है, रिलैक्स हो जाता है बंदा, छुट्टियां घुमाता है उनकी कोई वीडियो देख लो तो। ओके। So, वो एक अच्छे पर्सन है, गगन भैया को आप कर सकते हो। तीसरा मुझे लगता है कि आप किसी ज़्यादा बड़े को, जो लेजेंड कैटेगरी में है, उनको कर सकते हो। रोनोजोई मुखर्जी सर हैं, हमारे आईवा में गेस्ट जूरी भी रह चुके हैं। अमेजिंग गाय। उनके एक्चुअली रिलेशंस बॉलीवुड वाली साइड पे भी हैं, तो उनके पास बातें ऐसी ऐसी हैं अच्छा। जो वायरल होने वाली हैं। ठीक है। अब वो करेंगे कितनी करेंगे, वो आपसे इंडिविजुअली करेंगे रात को फ्री होके या पॉडकास्ट पे, वो उनके ऊपर है। बट इज़ अ फन गाय। चलो, मज़ा आता है उनके साथ। आपकी अगर डेट उनके साथ इवेंट पे क्लैश कर गई और आपको पता लग गया कि हाँ यार ये उस दिन ये भी होंगे वहाँ पर, इसका मतलब है उस दिन का या उस नाइट के जो गाला डिनर है उस पर मज़ा आने वाला है। तो रोनाजी मुखर्जी सर के साथ आप कर सकते हो। फिर आप आशीष मसीह, ओके। इज़ अ वेरी नाइस गाय। इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि इतनी अलग अलग जगह पे किसी और ने काम किया जितना आशीष सर ने किया। तो उनको हर तरह का एक्सपीरियंस है, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, यूट्यूब हो। क्योंकि जैसे रनोजे सर हैं, उनको यूट्यूब का उतना नहीं है, समझ गए। लेकिन उनको ओवरऑल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बहुत है। बड़े बड़े लोगों से उन्होंने काम किया होगा, लिटरली बहुत बड़े लोगों के साथ। आज की डेट में भी इंटरनेशनल भी जाएंगे तो कभी किसी एम्बेसडर के साथ बैठ के सिगार पी रहे होंगे, कभी कुछ। ओह वाह। तो ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल गाय। एंड अब आशीष मसीह सर पे वापस आते हैं तो उनके पास अलग अलग एक्सपीरियंस है, एंड ही इज़ अ वेरी फ्लुएंट इन टॉकिंग एंड सब कुछ बढ़िया मस्त इंसान है। उनके साथ करते हो। 5वां मुझे अभी ऑनेस्टली ध्यान में नहीं आ रहा कोई जो हर तरीके के आपको एक एलिमेंट प्रोवाइड कर सके। चलो, वो हम यूजर्स के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल, वो आप कमेंट बताओ। करके बताएंगे। अभी आपने एक एलिमेंट बताया है जी अवार्ड्स का। जी। मार्केट में अवार्ड्स बिकते भी हैं, ठीक है ना, जो मार्केट में अफवाह है, मैंने नहीं नहीं खरीदे। बिकते हैं, मैं कह रहा हूँ ठीक बिकते है। हैं। एंड आई बिलीव यू आर ऑर्गेनाइजिंग वन अवार्ड फंक्शन ऑल्सो। जी तो कुछ उसके बारे में बता सकते हो, क्या है, हाउ ऑथेंटिक अवार्ड फंक्शन इज दैट एंड व्हाई समवन शुड पार्टिसिपेट और लुक आउट फॉर दैट। ओके। सो हमारे जो अवार्ड फंक्शन है दैट इज इंडियन व्हीकल अवार्ड्स। 4 साल पहले हमने इन्हें इनिशिएट किया। क्यों? 3 साल पहले हमने क्यों इसे शुरू शुरू किया? किया। क्यों शुरू किया? क्यों किया उसका बहुत बड़ा रीज़न यही था कि अवार्ड्स बिकते हैं। अच्छा। हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जितने अवार्ड्स उस टाइम तक एटलीस्ट हो रहे थे उसमें ना एक बायसनेस ईजिली नज़र आ रही थी, लोगों को भी, ब्रांड्स को भी, और इन्फ्लुएंसर्स, मार्केटिंग, मीडिया, इन सब को भी। तो वो चीज़ हमें उतनी हजम नहीं हुई, एक चीज़। दूसरा ये था कि कोई भी ना ग्रुप ऑफ पीपल नहीं था। हमेशा या तो एक कंपनी है जो अवार्ड्स रख रही है, ठीक है, चाहे वो न्यूज़ कंपनी हो, चाहे वो एक मीडिया कंपनी हो, ठीक है, एक अलग अलग वेराइटी ऑफ ग्रुप के कभी पीपल नहीं थे। तो इंडियन व्हीकल अवार्ड शुरू करने का रीज़न ही ये था कि अमित सर, आस्कार गुरु, विवेक सैनी, इंडिया रेव्स, ऋषभ, कार गाइड, मेरे पास ऑडियंस थी ऑफ यंग पीपल जो एक नई गाड़ी परचेज करने के पॉइंट से, न्यू जनरेशन पॉइंट से, एक बात करने के स्टाइल, एक प्रेजेंटेशन से वो वाली ऑडियंस में लेके आता था, ऐड करता था। और क्योंकि मैं उस लेवल पे उस टाइम पे नहीं था, मतलब 3-3.5 लाख थे कि मैं सारे ब्रांड्स मेरे को बुला रहे हैं, सबके साथ पेड, और ऐसा नहीं था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री था, मैं जो मर्जी बोल सकता हूँ, जो मर्जी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। दोनों, दो तरह का प्रेशर होता है, गुड बैड दोनों ही नहीं है। विवेक, टेक्निकल नॉलेज, गाड़ियों के एक एक स्क्रू के बारे में भी उसको पता होगा कि कौन सा लगा है, क्यों लगा है, कैसे लगता है, ये नहीं ये लगना चाहिए था। तो ही इज़ वेरी टेक्निकल गाय दैट वे। अमित सर एक फैन बेस लेजेंड कह सकते हो, एक्सपीरियंस कह सकते हो, वेटरन वुड बी सही, बिल्कुल सही वर्ड होगा।
उस वजह से हम ये आए 3 लोग मिलके, 3 अलग अलग तरह का एलिमेंट डाला उसके अंदर, और गेस्ट जूरी ऐड की जिसमें लोग और लोगों को जानते हैं ताकि हम उन लोगों का ओपिनियन भी ले सकें, और क्योंकि वो हमारे साथ एज अ परमानेंट जुड़े नहीं है तो उनको कोई बायसनेस नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो गाड़ियां उन्होंने उस पूरे साल में चलाई हैं उसका ओपिनियन दे सकते हैं कि उनको ये अच्छी लगी, ये नहीं लगी, इसमें क्यों अच्छा लगा, इसमें क्या नहीं अच्छा लगा, सब इजीली हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ जब आंसर्स मिलते हैं तो ही इस ऑटोमोबाइल कैटेगरी में मजा आता है और आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है गाड़ी के बारे में। अब एक एग्जांपल है, XYZ कंपनी है, उसने अवार्ड्स रखे और उनको उस पूरे साल में, सपोज ब्रांड का नाम क्यों लेना, ABC ब्रांड ने ज़्यादा काम दिया, ब्रांड प्रमोशंस में भी, वैसे भी गिफ्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रिकॉग्निशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी चलो एक इंपॉर्टेंस देनी, बात करनी, सारा कुछ, एक रिलेशन अच्छा रखा, तो उनकी बायसनेस पूरे जितने 6-10 जूरी मेंबर होंगे पूरे तो उसके साथ हो जाएंगे ना। समझ गए। लेकिन हमारे में क्या है कि सपोज चलो ए ब्रांड ने मुझे किया है भी, मैं उधर हूँ भी, तो जरूरी थोड़ी बीबी यानी कि विवेक भी थोड़ी उसी के साथ देगा या मैं सर भी थोड़ी उसी का साथ देंगे। सो हमारे पास अपने अपने इंडिविजुअल वोट्स होते हैं, उस अकॉर्डिंगली वोटिंग होती है, जो जिसको बेस्ट आए वो गाड़ी जीती जाती है। तो यही रीज़न था इंडियन व्हीकल अवार्ड्स को शुरू करने का। और क्योंकि इसका नाम इंडियन व्हीकल अवार्ड्स है तो व्हीकल में जल्दी हम 2 व्हीलर्स को भी ऐड करेंगे, कमर्शियल व्हीकल्स भी कार्स हैं। अभी हम सिर्फ कार्स पे फोकस करें बिकॉज हम उसी में एक्सपर्ट हैं। अब मैं कमर्शियल व्हीकल का एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं उसके बारे में ओपिनियन भी नहीं देना समझता। तो अभी कुछ आने वाले हैं, व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन? दिसंबर में हमारा जूरी राउंड होगा जो 2025। यस 2025 में जितनी गाड़ियां लॉन्च हुई हैं उसके बारे में हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, गेस्ट जूरी ऐड होगी, जूरी मेंबर पूरा शूट किया जाएगा आप सबके लिए ताकि वो आपको दिखे कि वो प्रोसेस कैसा रहता है। हर साल की तरह सारे जूरी मेंबर बैठेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, गाड़ियां भी वहीं पे खड़ी होंगी, उनके साथ हम बात करेंगे, एक रिपोर्ट बनेगी, सब टेस्ट करेंगे, उस अकॉर्डिंगली उसको वोट दिए जाएंगे, फिर आखिर में वोट काउंट होंगे और उस हिसाब से विनर डिसाइड किया जाएगा। प्लस इसमें एक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड भी होता है कि लोग बताते हैं कि आपके हिसाब से व्यूअर्स चॉइस कार ऑफ द ईयर कौन सी होनी चाहिए, तो उसमें ऑडियंस के पास भी पूरे वोटिंग राइट्स रहते हैं कि एक लिस्ट ऑफ कार्स में से वो चूज करते हैं, क्योंकि हम 5 नॉमिनेशंस तैयार करते हैं, क्योंकि 5 इसलिए क्योंकि यूट्यूब इंस्टाग्राम हर जगह जब वो वोटिंग के ऑप्शन डालते हैं तो अप टू 5 ही करते हैं, 5 ही होते हैं तो इसीलिए 5, तो वहां पर वो सिलेक्ट करके किसी भी गाड़ी को विनर करेंगे, उनको प्राइज देना, उस ब्रांड को प्राइज देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन व्हीकल अवार्ड्स की हो जाती है। परफेक्ट, दैट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि होता क्या है कि एक जगह पे जाके ना यूट्यूब की जर्नी में आप रुक जाते हो जी, तो दैट्स एक्चुअली अ नेक्स्ट स्टेप दैट यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर वाली चीज़ को, विच इज़ एक्चुअली गुड टू नो। जी, नेक्स्ट लेवल की जरा बात कर ही रहे हैं तो जैसे मैं और भी प्लान्स हैं, क्योंकि मैं हमेशा यूट्यूब नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं धीरे धीरे इसमें से फेज आउट हो जाऊंगा, 10-15 ईयर्स मैक्स मेरा है प्लान, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब बिफोर 40 आई वांट टू रिटायर। अब उस रिटायरमेंट प्लान में ये भी शामिल है कि दूसरी कंपनी कौन सी करनी है, तो उसमें इन्फ्लुएंसर्स की जहाँ तक बात आ रही है, क्योंकि एक देखो एक स्टेज आ सकती है कि हो सकता है मेरा कंटेंट धीरे धीरे लोगों को ना अच्छा लगने लगे, हाँ, बहुत सारे नए लोग आ जाएंगे, प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल, एब्सोल्युटली। सो अभी अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आज की डेट में भी मतलब अप्रॉक्सीमेटली रोज 5 लाख लोग तो देख रहे हैं ना। ओके, तो अब लेकिन जरूरी नहीं है कि वो नंबर सेम रहे, इन्फ्लुएंसर्स भी नए आ रहे हैं, मेरा स्टाइल पुराना हो सकता है, एआई इतना स्ट्रांग हो, पता लगे एआई ही गाड़ी का रिव्यू करने लग गए हैं तो धीरे धीरे कुछ यू नेवर नो क्या हो ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे पास कंटिजेंसी प्लान है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर में मिड तक शुरू हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है बट अभी वो फुल फ्लेज काम नहीं कह सकते। तो उसमें ये है कि चलो मेरे से लोग बोर हो भी गए और इन्फ्लुएंसर्स तो और डिजिटल मार्केटिंग के तरीके तो आते रहेंगे, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कहीं नहीं जा रही, वो रहेगी, उसका मीडियम चेंज हो सकता है, वो टिकटॉक से इंस्टाग्राम हो सकता है, वो यूट्यूब से कुछ पता नहीं आगे किधर शिफ्ट क्या बन जाए, स्नैपचैट आ गया आजकल, स्नैपचैट आ गया है, तो कुछ नहीं पता कि किधर से किधर हो जाए, तो उसके लिए हमेशा आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड, तो वो चीज़ रहेगी, और ताकि उसको मैं कभी छोड़ना भी चाहूँ तो टीम है जो आगे कंटिन्यू करेगी। सो ऋषभ, इस पूरी जर्नी में ऐसा कोई प्राउड मोमेंट रहा है जहाँ पे आपको लगा हो कि यार दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड और ये अचीव कर लिया, तो कुछ एक अचीवमेंट की है, मतलब कुछ नेशनल इंटरनेशनल कोई रिकॉग्निशन मिली हो, वो कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? बिल्कुल सर, एक मोमेंट मुझे याद आता है, एक रिस्क टेकिंग मोमेंट था कि इंटरनेशनल मैंने सबसे ज़्यादा कवर करना शुरू किया है इंडिया मार्केट से। ओके, जितने भी ऑटोमोबाइल यहाँ पर हैं तो उस इन्फ्लुएंसर्स मीडिया जितने भी हैं, इंडिविजुअली सिर्फ मैं गया हूँ अभी तक बाहर ज़्यादा,
तो उस वजह से रिकॉग्निशन इंटरनेशनल बहुत अच्छी मिली। तो गए हो या इनवाइट हुए हो? पहले गया हूँ, वो रिस्क अच्छा, टेकिंग था। ठीक है। पहले खुद से गया हूँ, फिर वहाँ जाके नेटवर्किंग करी, दोस्तियाँ बनाई, बात करी, अपने इंडिया के सारे मार्केट के बारे में बताया, तो धीरे धीरे उनको पता लगी चीज़ें। तो वो भी देखो ज़रूरी है। उसके बाद इनवाइट आए, समझ गए। फिर आया मज़ा ज़्यादा कि चलो जो रिस्क लिया था उसका फ़ायदा पूरा पूरा मिला। और टचवुड ऑडियंस शुरू से ही साथ दे रही थी, तो जो पहला रिस्क भी लिया था तो वो नुकसान में नहीं, वो भी फ़ायदे में ही गया था, क्योंकि कंटेंट बनाया, उसका मॉनेटरी बेनिफिट हुआ, तो वो खर्चा पूरा निकल गया आराम से। बट प्राउड मोमेंट वो इंटरेस्टिंग है कि जब अभी मार्च 2025 में वी वर इनवाइटेड, जो ग्रैंड प्री है, जिसको ग्रैंड प्रिक्स भी बहुत बोले थे, प्रोनाउंसिएशन ग्रैंड प्री रहती है उसकी, उनकी साल में एक मैगजीन आती है, पूरे वर्ल्ड के मीडिया के बारे में बात होती है, इवेंट्स के बारे में उसमें बात की जाती है। ओके। बहुत बड़ी नहीं होती, 50-60 पेज मुश्किल से उसके होते हैं। अच्छा। और उसके छोटे एडिशन बड़े एडिशन दोनों आते हैं। दोनों में 3 पेजेस में ऋषभ का नाम था। ठीक है। 2 पेजेस में पूरा कार गाइड को मेंशन किया गया है, और एक पेज पे इंडियन व्हीकल अवार्ड्स के बारे में भी बात करी गई है उसमें। तो आईवा इंडियन व्हीकल अवार्ड्स जो हमारे हैं, एंड मेरे बारे में भी, जैसे हमने जो कवरेज इंटरनेशनल करी है, डोमेस्टिक करी है, उसके बारे में स्क्रीनशॉट्स, कैसे व्यूज़ आए हैं, क्योंकि वो भी मिलियंस में हैं, तो उसको रिकॉग्निशन अलग से मिली। और जो ये ग्रैंड प्री पे इनविटेशन था आने का, वो भी अलग अलग कंट्री से सिर्फ 2 जर्नलिस्ट ईच कंट्री लिए जाते हैं। अच्छा। तो उसमें ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, और ये सिर्फ एक साल में एक बार होता है, तो उनका एक राउंड टेबल होता है, एक सेलिब्रेशन भी करते हैं, और ऑफ कोर्स डिस्कशन भी होती है। और उस पॉइंट से 2 साल से, और टचवुड तीसरे साल अभी जो नेक्स्ट आएगा उसमें भी ऑलरेडी इनवाइट आ चुका है। ओह वाओ, दैट्स तो मार्च कांग्रेट्स। में ये होता है, तो उसमें इंडिया से 2 ही लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब वो प्राउड मोमेंट लगता है कि जब हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है कि हम वो करते हैं। मैगजीन में वो फोटो आना, पूरा आर्टिकल छपना, सारा कुछ डिस्कस होना, प्लस वहाँ पर जो रिकॉग्निशन मिलती है, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो वो भी सवाल जवाब उनके अच्छे होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट अलग लेवल पे होती है। ऑफ कोर्स दे इनवाइट यू, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और वो हॉस्पिटैलिटी में अमेजिंग रहते हैं, गॉट इट। जिसमें उन्होंने ट्रैवल एंड होटल तो बेसिक चीज़ देनी ही देनी है, गिफ्ट्स अलग आते हैं, प्लस वो घुमाते हैं, वो अपना कल्चर भी वहाँ का दिखाएंगे। ओके। तो जिन्होंने वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर शुरू किया था, फाउंडर्स में से थे, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ उनके बर्थडे पे उन्होंने इनवाइट किया इंटरनेशनल मीडिया को, डॉक्टर प्राचीन ने। तो उनके बर्थडे पे हम गए हैं, उनके साथ लंच करना, डिनर करना, थाईलैंड घूमे हैं उनके साथ। ओके। तो हर तरह की एक्टिविटीज़ वो कराते हैं वहाँ पर। तो वो चीज़ें प्राउड लगती है कि नहीं यार, हमने कुछ तो अचीव किया है। प्लस ऐसे ही वहीं पे मिले जो लोग थे, तो वियतनाम, जैसे हमारे दूरदर्शन है DD1, वैसे ही वियतनाम 1 उनका सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है। अच्छा। तो वहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए हमने इंटरव्यू भी दिया है। तो वहाँ पर उन्होंने पूछा इंडियन मार्केट कैसी है, कैसे रिव्यू होते हैं। तो उन्होंने तब भी अलग अलग कंट्रीज से एक एक जने को सिर्फ लिया, इंडिया, चाइना, जापान से लिया। एंड तो यू आर द वन। यस, वो टीवी पे पूरा आया है इंटरव्यू, एंड वो पूरा उस पर संडे को प्राइम टाइम 12 बजे के उनके हिसाब से वहाँ पर ठीक उन्होंने है। उसको पूरा चलाया है अच्छा खासा, एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। वो बहुत अच्छा मोमेंट लगता है जब वहाँ पर ऐसे ऋषभ अरोड़ा कार गाइड इंडिया, जब वो इंडिया साथ लिखा हुआ ना, तो वो बहुत अच्छा प्राउड लगा। मोमेंट है। वो बट बहुत अच्छा अब ये बताओ कि उसका रिएक्शन यहाँ की कम्युनिटी में क्या था? ओह ओके, उसमें बहुत सो इंटरेस्टिंग चीज़ है। दे वर हैप्पी, बायस थे कि यार इससे ज्यादा तो हम कर रहे हैं, जी, तो क्या था? सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। उसका एक अच्छा। रीज़न है, क्योंकि अब आज की डेट में आप भी अगर एक गाड़ी लेने का सोच रहे हो, आप वियतनाम की न्यूज़ नहीं देखोगे, ठीक सो है। वो ज़्यादा रहा नहीं। और मेरी ज़्यादा आदत नहीं है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करूँ या ब्रैग करूँ। मैंने हार्डली एक स्टोरी डाली 10 सेकंड की कि हाँ ये मैंने इंटरव्यू दिया है, एंड ये टीवी पे अभी आ रहा है। उसके अलावा मैंने इसके ज्यादा कुछ बारे नहीं में पता। बात मुझे याद भी नहीं कब करी हो। जो ये वियतनाम वाला जो इंटरव्यू है, ये बल्कि इस साल का नहीं हो, 2024 का है। ओके। तो वो भी मतलब मैंने तब भी उतना ही रखा, मैंने कहा जितना बताना है। फैमिली फ्रेंड्स को बताया, जो क्लोज हैं, अमित सर, विवेक, इन सबको पता है, फैमिली में सबको पता है, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत प्राउड फील करते हैं। इन्होंने आगे लोगों को जरूर बताया है, तो इंडस्ट्री में वो थोड़ी सी जेलसी भी आई है डेफिनेटली। बट एक्चुअली पता है क्या है, उनको ये नहीं पता कि उस पर मेहनत कितनी लगी है, क्योंकि उससे पहले मैं खुद गया हूँ, और पहली बार इंटरनेशनल सोलो ट्रैवल किया था। वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था कि भाई बिल्कुल अकेला जा टीम रहा टीम हूँ। गई थी साथ? नहीं, पहले तो अच्छा। पहली बार तो सिर्फ अकेला मैं गया था। ओके। एक ऑटो शो हुआ था, उसके लिए मैं कवर करने गया अकेला, सब मैनेज, क्योंकि इनवाइट भी नहीं था, कुछ नहीं पता। दूसरी कंट्री में जाना जहाँ पर इंग्लिश उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है भी नहीं,
ठीक है। तो वहाँ पर जाना मेरे लिए बड़ी बात थी कि मेरे को, और एयरपोर्ट पे मैं बहुत नर्वस था, लेकिन जब वहाँ पहुँच गया फिर रिलैक्स हो गया। 20-25 दिन वहाँ अकेला रहा, तो उसके बाद धीरे धीरे खुली है मार्केट उसके लिए। फिर दोबारा एक और बार अपने पैसों से गया, तब टीम लेके गया था, तो उसके बाद फिर कनेक्शंस बने हैं, तो ये सब हुआ है और रिकॉग्निशन मिली है। और आज की डेट में भी वो ग्रुप इतना अच्छा बन गया है कि एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें चाइना का टॉप, हंगरी का टॉप का जो भी मीडिया है पर्सन, ठीक है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, ऑफ कोर्स कनाडा, ठीक है, ये सब उसमें है। और वहाँ मेरा इंडिया के साथ नाम आता है, तो वहाँ पर हम सबको उन्होंने फ्लैग डिनोट कर रखे हैं। ओके। सो वी रिप्रेजेंट इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप लाइक दैट। सो कुछ भी इवेंट या कुछ होता है तो हम वहाँ पर रिलीज करते हैं, उसके बारे में बात होती है, किसी का बर्थडे होता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं ग्रुप में, वीडियो कॉल करते हैं सबको। तो दैट फील्स वेरी 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 गुड। और वो कन्वर्जेशन ही अलग लेवल की होती है, क्योंकि सिर्फ गाड़ियों के बारे में बात नहीं कर रहे आप, एक्चुअल उस कंट्री के कल्चर के बारे में ही बात कर रहे हो। और हमारे ये साल में 1-2 डिनर्स ऐसे हो जाते हैं जब हम सारे अलग अलग कंट्रीज के एक जगह बैठते हैं, बात करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है वो। इसका आपने अपनी इन्फ्लुएंसर्स वाली कम्युनिटी में तो बता दिया, जी। फैमिली साइड पे क्या रहा? क्योंकि उसमें होता क्या है कि एक इन्फ्लुएंसर होना इज़ अनदर, जैसे होता है ना कि यार ऐसे बहुत सारे हैं, बट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, क्योंकि पापा मम्मी जो है थोड़ा सा ना बड़ा चढ़ा के कि मुंडा होकर आ गया है फॉरेन। नहीं, मम्मा उल्टा करते हैं बल्कि। अच्छा। घर वालों को होता है ज़्यादा नहीं बताना, अच्छा हो रहा है उतना उतना मेन मेन जनों को बताओ। वो अच्छा। कभी, तभी शायद मैं भी इतना ज़्यादा ब्रैग नहीं करता इस चीज़ को लेकर, कि मुझे भी सीख वहीं से मिली है, कि मुझे लगता है कि जो आपके क्लोज वन है उन्हीं को खुशी मिलनी है, तो ठीक आप है। उन्हीं को बताओ, जितना हुआ वो बताओ, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के क्या कर लोगे, मेरे को बताओ। सो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मुझे लगता है। और रही बात फैमिली प्राउड वाली, वो तो देखो उनको अच्छा तो लगता है, ये ऑब्वियसली। क्लोज फैमिली को स्पेशली उनको तब अच्छा लगता है जब उनको कोई थर्ड पर्सन बोलता है कि अच्छा आप ऋषभ के वो हो, यार हमारी बात करा दो उससे, तो तब उनको बहुत मजा आता है। तो अब जब वापस जाते हो अपने सिटी में, तो कभी वहाँ की टीचर्स या अपने पुराने फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स से मिलते हो? और बिल्कुल मतलब बिल्कुल। तो उनका क्या रिएक्शन होता है? मतलब क्योंकि मुझे नहीं पता पढ़ाई में कैसे थे, बट टीचर्स के ना परसेप्शन होता है कि प्राउड मोमेंट उनके लिए भी होता है कि मेरा एक स्टूडेंट इस लेवल पे पहुंच गया, तो जी उनका क्या रिएक्शंस होते हैं? ठीक है, अब पढ़ाई वाली बात भी थोड़ी सी कर ही लेते हैं इस बहाने। ओके। स्कोर नंबर्स वाइज अगर हम देखें, मार्क्स वाइज, तो ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं था मैं, लेकिन मेरी शुरू से वो थी कि सबसे बना के रखनी है। तो टीचर्स सारे जानते थे, दोस्त अच्छे खासे बनाए थे, कॉलेज वगैरह भी मोस्टली मैं गया ही हूँ, लास्ट में तो बहुत ज़्यादा गया हूँ कि लगता था अब कॉलेज खत्म हो जाएगा तो जाना चाहिए। तो टीचर्स के साथ प्राउड मोमेंट यस है। एक बार तो कॉलेज ने बुलाया भी था, एज अ गेस्ट बुलाया था कि आप आओ अच्छा। फंक्शन पे, जब उनका वो होता है तो मेन मेन बुलाते हैं। हमारे कॉलेज में उस टाइम पे किन किन को बुलाया था, उससे आपको एक आइडिया थोड़ा लग पाएगा कि मेरे कॉलेज से बेसिकली कपिल शर्मा तो सब जानते हैं, वो मेरे कॉलेज बिल्कुल। से जलंधर से पढ़े हुए हैं, अच्छा। ओके। एपीजे कॉलेज से पढ़े हैं, तो उस इवेंट पे उनको बुलाया हुआ था। ओह वाह। तो फिर मेरे को बुलाया हुआ कि आप भी आओ। तो कुछ ऐसे 10-15 लोग थे जिनको एज अ गेस्ट बुलाया था वहाँ पर उन्होंने, ठीक है। तो युवराज पंजाबी सिंगर हैं, उन वो भी वहीं से हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, अब तो मेरे को लगता है बहुत अच्छे लेवल पे चला गया, उससे बुलाया गया। जैसे मेरे को बुलाया, तो कुंवर मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, नेबर भी है, तो वो फिल्म डायरेक्टर है। तो अच्छा। बादशाह हो या जॉन अब्राहम के साथ, बादशाह के साथ गाने, और अब पंजाबी इंडस्ट्री में भी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है इस टाइम पे, चंडीगढ़ में उसकी भी कंपनी है। सो इज़ अ वेरी नाइस गाय, तो उसको भी बुलाया हुआ था। तो ये जब रिकॉग्निशन मिली इन चीज़ों की वजह से, तो वो ऑब्वियसली और अच्छी लगी कि यार जब हमारा कॉलेज ही हमें बुला रहा है, तो अब वहाँ के प्रिंसिपल, स्कूल वगैरह वाले सब जानते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ यार वो ऋषभ हमारा स्टूडेंट है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स मैं कहूँगा कि एक जर्नी के बाद में ना, क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर की भी एक जर्नी है, एक टेन्योर है, जी उसके बाद वो मूवीज़ लाइन में जाने का प्लान करते हैं। मतलब इस इंडस्ट्री से नहीं, जैसे भुवन बाम हो गए या स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत सारे आजकल मूवीज़ में आ रहे हैं, जी। तो कुछ आगे प्लान है मूवीज़ में शिफ्ट करना? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी कैटेगरी एक्चुअली वो वाली नहीं है, क्योंकि मैं ठीक है, एंटरटेनमेंट वाली साइड पे हूँ नहीं, तो बट मुझे कैमरा लगता है कि फेसिंग तो आती है ना? कैमरा फेसिंग आती, शौक भी है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ऐसे नहीं, अगर मेरे से आप मतलब एक्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत ही करनी हो किसी की, तो ठीक है कर लेता, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कभी मूवी या ओटीटी वाली साइड पे जाऊंगा। हाँ, एक प्लान है, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे सकता हूँ कि आफ्टर सम टाइम हम ऑटोमोबाइल रिलेटेड कुछ ओटीटी शोज के ऊपर काम चल रहा है, सिर्फ ठीक मैं है। नहीं, कुछ और प्रोडक्शन हाउसेस से भी, उनसे भी बात हो रही है। तो देर आल्सो प्रिपेयरिंग ऑल के हम कुछ गेम शोज और वो सब कर सकें, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आप मेरे साथ जल्दी देखोगे, एंड दैट वुड बी इंडियाज फर्स्ट। परफेक्ट परफेक्ट। चलो, परफेक्ट, गुड टू नो। सो आज बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं, जी बहुत सारे इंसाइट्स मिले हैं। कार रिव्यू इंसाइट्स तो पब्लिक को पता है, बट ऋषभ के बारे में
एज अ पर्सन बहुत चीज़ें पता चल पाई। सो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट, थैंक यू सो मच सर। लव्ड यू हियर। आई लव सेम सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतना मज़ा आया खुल के बात करने में। चलो, तो क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो थी, मैं सिर्फ ये नहीं देख रहा था कि लोग क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि यूजुअली मैं अपनी वीडियोस में वो रखता हूँ कि अच्छा अब मैंने गाड़ी का फ्रंट बताया तो अब लोगों को इंजन पता लगना चाहिए। इस बार जितनी भी चीज़ें निकली हैं वो हुई हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, तो परफेक्ट, मज़ा आया। ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड एक और एपिसोड में आगे। एब्सोल्युटली सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग।